एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 18 मिस्ट्रीज ऑफ इमॉर्टल पपेट मास्टर का एक्सप्लेन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, यहाँ पे हमें मैग्मा फेरी पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जा रहा था, जहाँ पे अपना निंग जुओ भी था, जाओ फैमिली का जाओ जशहैन और मेन बंदा जाओ फैमिली का जाओ जू। ये दोनों टैलेंटेड बंदे यहाँ पे थे। साथ में निंग फैमिली की यहाँ पे निंग शा हुई, जो कि मेन पर्सन है, क्योंकि निंग फैमिली में मेन फैमिली से निंग शाहुई आती है और निंग जो भी टैलेंटेड है, लेकिन वो ब्रांच फैमिली से आता है। तो मजबूरी में भाई निंग जो को यहाँ पे मतलब भेज दिया गया था, क्योंकि उसके पास एक टैलेंट था और जो यहाँ पे पैक्ट यानी एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तीन मेजर फैमिलीज के बीच, उसकी वजह से यहाँ पे मजबूरी में भेजा गया था। वरना अगर पहले पता चलता, ये सब ना हुआ होता मैग्मा फेरी पैलेस वाला सीन, और अगर किसी को पता चल जाता कि निंग जो के पास ऐसा कोई टैलेंट है, तो ऑफ कोर्स उसको दबा दिया जाता और एकदम वो कुछ भी नहीं कर पाता, उसको एकदम साइड करके रखा जाता, उसके टैलेंट को एकदम हमेशा दबाया जाता। क्योंकि कभी भी कोई नहीं चाहेगा कि ब्रांच फैमिली वाला बंदा मेन फैमिली से आगे निकल जाए, और ब्रांच फैमिली वाला किसी दिन एकदम एरोगेंट होके मेन फैमिली को दबा दे और मेन फैमिली ही दब जाए और ब्रांच फैमिली ऊपर उठ जाए। एकदम बगावत जैसा सीन हो जाएगा, है ना। इसलिए कोई नहीं चाहता था निंग फैमिली के अंदर। लेकिन सिचुएशन ही ऐसी आ गई मैग्मा फेरी पैलेस वाली, प्लस कॉन्ट्रैक्ट वाली, प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन और रिसोर्स वाली। इस वजह से भाई अब जिसके पास जितने टैलेंटेड बंदे होंगे उनको उतने रिसोर्स मिलेंगे। इस वजह से निंग फैमिली ने निंग जो को भी ले लिया था, ताकि अब निंग फैमिली के पास दो बंदे हैं टैलेंटेड, इसलिए अब रिसोर्स ज़्यादा निंग फैमिली को मिलेंगे। इस वजह से यहाँ पे भेजा गया था। अब हमने जो लास्ट एपिसोड में देखा था, हुआ कुछ यूँ था कि भाई मैग्मा फेरी पैलेस के अंदर तीन मेजर फैमिलीज के जीनेसिस आ चुके थे। वैसे तो बंदा इंडिविजुअली खुद ही यहाँ पे सर्वाइव करता है और आगे बढ़ता है, रूम्स को क्लियर करता है मैग्मा फेरी पैलेस के अंदर, लेकिन भाई ये तीनों ने अब एक पैक्ट बना लिया था, साथ में मिलके आगे बढ़ना है। क्यों आगे बढ़ना है? क्योंकि भाई मैंग फैमिली भी तो है, भूल गए क्या? मैंग फैमिली यानी सिटी लॉर्ड की फैमिली है, और ये जो तीनों फैमिली है ना, तीन मेजर फैमिलीज, जैसे निंग फैमिली, जेंग फैमिली और जाओ फैमिली, ये तीनों की तीनों फैमिली डरती हैं कि कहीं सिटी लॉर्ड की फैमिली मैंग फैमिली इन्हें हरा के आगे ना बढ़ जाए। इस वजह से सब हो रहा था। मैंग चोंग को किसी भी तरीके से हराना है, उससे आगे रहना है इन तीनों फैमिली वालों को। इस वजह से इन लोगों ने एक अलायंस बनाई थी। और जैसा हम जानते हैं भाई, मैंग चोंग बड़ा खतरनाक टैलेंटेड बंदा है। हालांकि वो अलग बात है कि निंगजो के ट्रैप्स की वजह से वो कभी आगे नहीं बढ़ पा रहा, लेकिन फिर भी वो बहुत टैलेंटेड बंदा। अगर ये सब ट्रैप्स नहीं होते तो भाई वो कब का आगे निकल चुका होता। इसलिए और निंगजो भी यहाँ पे नाटक कर रहा है। वो भी अब मैग्मा फेरी पैलेस के अंदर आ चुका है, उसके साथ निंग फैमिली वाली निंग शाहुई भी आई है। जाओ फैमिली में जाओ जू और जाओ जशहन, और जेंग फैमिली का जेंग जियान, ये सारे लोग आ चुके हैं। निंग फैमिली से दो बंदे, जाओ फैमिली से दो बंदे और जेंग फैमिली का एक बंदा, पांच लोग मैग्मा फेरी पैलेस के अंदर रूम वन के अंदर आ चुके हैं और अपना पपेट बॉडी रिवील कर चुके हैं। जिसमें अपने निंग जो का भी जो पपेट बॉडी है वो भी दिख चुका है, जिसका सर बहुत ज़्यादा बड़ा है। हालांकि किसी को अभी तक शक नहीं हुआ कि इसका सर इतना बड़ा है तो इसके पास कोई अर्ली विजडम वाला टैलेंट हो चुका है, मतलब टैलेंट हो सकता है, या ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि टैलेंट बहुत तरह के होते हैं, सर बड़ा मीन्स कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे टैलेंट होते हैं। इसलिए अब देखते हैं आगे क्या होगा। जेंग जियान कहता है, आखिर हमारा अपोनेंट मेंग चोंग है, उसके पास इमॉर्टल एप्टीट्यूड है। जाऊ जशहन को ऐड करने के बाद भी उसे डील करना इजी नहीं होगा। जेंग जियान ने जानबूझकर मेंग चोंग की स्ट्रेंथ हाईलाइट की थी, ताकि थ्री फैमिलीज अलायंस और स्ट्रांग रहे। तो जाऊ फैमिली का जाऊ जू कहता है, हमने मेंग चोंग को देखा है, उसने डोर ओपन किया और लाइटनिंग स्पीड से रूम 2 क्रॉस करके डायरेक्टली रूम 3 में एंटर कर गया था। उसकी प्रोग्रेस हमसे बहुत ज़्यादा है। निंग शाहुई वो यहाँ पे थोड़ा-सा एकदम एकदम ऐसे खाँसती है और फिर कहती है, लेकिन मेंग चोंग रिसेंटली फेंट भी तो हुआ था, बेहोश हो गया था, याद नहीं है क्या? इसका मतलब इमॉर्टल पैलेस के लेटर इनहेरिटेंस स्टेजेस और भी डिफिकल्ट हैं, यानी उसमें अपना मेंग चोंग भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वो भी अटक रहा है, तभी तो बेहोश हो गया था और बाहर निकल गया था। इवन मेंग चोंग भी उसे हैंडल नहीं कर पाया था। तो अपना निंगज़ो यहाँ पे कहता है, इमॉर्टल एप्टीट्यूड इंडीड बहुत स्ट्रांग होता है। चलो रिवॉर्ड से चूज करते हैं और डोर को ओपन करते हैं। तो जाओजू कहता है ऑलराइट। चारों ने डोर को टच किया और अपने अपने रिवॉर्ड्स को चूज करा। जेंग जियान निंगजुओ को हैंक्समैन नूज यूज करना समझाने ही वाला था कि निंगजुओ ने हेड को टिल्ट करा। निंगजुओ कहता, अच्छा ये ऐसे होता है क्या, समझ गया, अच्छा अच्छा। उसने इमीडिएटली एक कलरफुल डायमंड शूट किया, जो कि वॉल में यहाँ पे परफेक्टली एकदम भाई चिपक गया। अरे अटैक ऑन टाइटन वाला वो जो सूट वाला गियर नहीं होता था, गियर मारते थे सीधा किसी भी दीवार में चिपक जाता था और फुल स्पीड में तुम उड़ के जा पाते थे, वही वाला सीन था यहाँ पे। जेंग जियान अंदर से शॉक्ड हो गया। जेंग जियान कहता है जेंग फैमिली का, अरे इसने मुझसे भी फास्ट समझ लिया, देखते ही समझ लिया।
उसके माइंड में थॉट आया। ज़ेंग ज़ियान कहता है, क्या इसे पहले से ही इन्फॉर्मेशन मिली थी? निंग शाओहुई अभी एक्सप्लोर कर रही थी। निंग ज़ो कहता है, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। तो निंग शाओहुई कहती है, अरे नहीं नहीं, नो नीड। उसने इमीडिएटली अपना कलरफुल डायमंड सक्सेसफुली फायर कर दिया। निंग शाओहुई ने अंदर ही अंदर सोचा। निंग शाओहुई कहती है, मैंने ये ज़ाओ और ज़ेंग फैमिलीज़ की शेयर्ड इन्फॉर्मेशन की वजह से क्विकली समझ लिया है, लेकिन निंगज़ो के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ज़ाओ ज़ू ने डोर सिर्फ थोड़ा-सा ओपन किया। ज़ाओ ज़ू कहता है, इसे ज़्यादा ओपन किया तो स्पेयर्स गैप्स शूट होंगे। यानी मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर ये डोर खोला और फुल ओपन हुआ, तो सामने जो ट्रैप है सीधा हमारे मुँह पे लगेगा और एकदम से हम खत्म होंगे। ये मैक्सिमम ओपनिंग है, इससे ज़्यादा ओपन नहीं कर सकते। ज़ेंग ज़ियान कहता है, स्टार्टिंग में ये मैकेनिज़्म था, मतलब सॉरी, ये स्टार्टिंग में मैकेनिज़्म था ही नहीं। जितना हम एक्सप्लोर करते गए, इमॉर्टल पैलेस के चैलेंजेस उतने ही डिफ़िकल्ट होते गए हैं। निंगज़ो कहता है, आई सी। ज़ाओज़ू कहता है, डोर ओपन होने के बाद हमारे फीट बाइंड हो जाएँगे और हैमर्स हमें क्रश कर देंगे। हर जगह से ट्रैप ओपन हो जाएँगे। अगर फ़ास्ट भागे तो नेट पकड़कर वापस खींच लेगा हमें पीछे की तरफ, और अगर मतलब अगर कुछ भी हुआ तो हमारे ऊपर, जैसे अगर हम पकड़ लिए गए, जैसे हम किसी जाल में फँस गए या ट्रैप में फँस गए, तो सीधा एक हैमर आएगा और हमारा कचुम्बड़ बना देगा। वॉल से चिपक गए तो शार्प स्पेयर्स निकलेंगे और बॉडी को छेद देंगे, और अगर मान लो सेंटर में पहुंच भी गए तो हैमर्स आके हम पे टपक जाएंगे। निंग शाहुई और साइलेंट हो गई। तभी निंगजो बोला, मेरे पास एक प्लान है जो शायद वर्क कर सकता है, लेकिन पहले एक क्वेश्चन है, क्या हम रूम में एक्स्ट्रा मैकेनिज्म पार्ट्स यूज कर सकते हैं? जेंग जियान कहता है, नो नो। निंगजो कहता है, ओह तो फिर मुझे तुम सबको यूज करना पड़ेगा। निंगजो कहता है, प्लीज अपने बॉडी से डिसमेंटल कर दो, डिसअसेंबल कर दो, मतलब अलग अलग कर दो। जाओजू कहते हैं, क्या कह रहे हो? ज़ेंग ज़ियान कहता है, तुम्हारे पास रियली सॉल्यूशन है क्या? निंगज़ू कहता है, ऑफ कोर्स, लेकिन गारंटी नहीं है कि ये वर्क करेगा। ज़ेंग ज़ियान कहता है, कोई भी सॉल्यूशन ट्राई करना वर्थ इट ही है, तो बता दो भाई निंगज़ू, क्या प्लान है तुम्हारे पास? निंगज़ू ने अपना प्लान एक्सप्लेन करा। ज़ेंग ज़ियान और ज़ाओज़ू के एक्सप्रेशन तो भाई वियर्ड हो गए। निंग शाओहुई 3 स्टेप पीछे हट गई ये सुनने के बाद, और वो ज़ोर से एकदम हेड शेक कर दिया कि ना, 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 ना मैं ये नहीं करने वाले। निंग शाओहुई कहते हैं, नो भाई, मैं इस तरह से नहीं करूँगी। कुछ ही देर बाद फोर हेडेड 8 आर्म और 8 लेग मॉन्स्टर पपेट ने फोर्सफुली डोर ओपन कर दिया। तो अब तुम्हें समझ आ गया होगा इन्होंने करा क्या है। इन लोगों ने अपनी पूरी की पूरी पपेट बॉडी को जोड़ दिया है। यानी 1 मिनट, यहाँ पे 4 सर हैं। ओके, तो यहाँ पे 4 लोगों ने अपने सर को जोड़ दिया है। पक्की बात है 5वीं बंदी जहाँ पे निंगशा हुई थी उसने मना कर दिया होगा। 5वीं वही होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि 5 लोग थे टोटल। सर यहाँ पे 4 जुड़े हुए हैं, एक मॉन्स्टर जो बन गया है। तो निंगशा हुई ने मना कर दिया होगा। कोई नहीं। तो चलो, ये जो 4 बंदे थे, इन चारों ने अपना सर जोड़ लिया, अपने हाथ-पैर सब जोड़ लिए और एक मॉन्स्टर में तब्दील हो गए। उसका ह्यूज बॉडी पैसेज के सेंटर में खड़ा था। मैकेनिज्म एक्टिवेट होते ही उसने एक लिम्ब को शील्ड की तरह यूज़ करके इनकमिंग जो स्पेयर्स आ रहे थे उसकी तरफ उनको तोड़ दिया। फिर उसने अपने 8 आर्म ऊपर उठाकर वो जो हैमर आ रहा था उसको पकड़ लिया। हैमर को प्रॉपर हाइट नहीं मिली, इसलिए उसका इम्पैक्ट वीक हो गया और मॉन्स्टर पपेट ने उसे साइड में पुश कर दिया। इस प्रोसेस में उनके 3 आर्म यहाँ पे ब्रेक हो गए। ज़ाओज़ू कहता है, हमने कर दिया, हमने कर दिया। नो डाउट 3 एंसेस्ट्रल मास्टर क्लियरली कोलैबोरेशन एनकरेज कर रहे थे। यानी जो 3 एंसेस्ट्रल मास्टर थे वो चाहते थे कि हम सब साथ मिलके आगे बढ़ें, तभी तो उन्होंने ऐसा सब कुछ बनाया है। घंटा निंगज़ो ने सब बनाया था भाई। कोई नहीं। ज़ेंग ज़ियान कहता है, ये चैलेंज उनके माइंडसेट के साथ परफेक्टली मैच करता है। निंग शाओई कहती है, और कितना टाइम लगाओगे यार, जल्दी से हमें डिसअसेंबल कर दो। डिसअसेंबल, अरे यार 4 सर थे इनके, तो 5 सर होते ना। क्या निंग शाओई भी इनके साथ मिली हुई है और कोई एक और बंदा अलग हुआ है? क्या पता। उसका हेड एक आर्म के नीचे आर्मपिट की तरफ फंसा हुआ था और आर्म मूव होते ही उसने अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। निंगजो कहता, ओ अभी डिसअसेंबल करता हूँ। निंग शाओई कहती है, हर बार फर्स्ट डोर से इस तरह क्रॉस करना ही पड़ेगा क्या? बड़ा टेरिबल होगा अगर हर बार ऐसे ही करना पड़ेगा तो। ज़ेंग ज़ियान कहता है, जब तक प्लान वर्क करता है यार, प्रैक्टिकल तो है, कोई नहीं। ज़ाओ ज़ू कहता है, हाँ मिस निंग, तुम्हारा हेड सिर्फ एक आर्म के नीचे था, मेरा हेड तो लेग्स के बीच में था। मैं तो कुछ कहा ही नहीं, तुम तो फिर भी कुछ कह रही हो। समझ रहे हो ना, दोनों टांगों के बीच। निंगज़ो कहता है, सॉरी सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम ब्रदर ज़ेंग को बॉटम में ही रख दूंगा। ज़ेंग ज़ियान कहता है, एक्चुअली इस आइडिया पर और डिस्कशन हो सकता है कि किसका सर कहाँ जाएगा। निंग शाओई कहती है, मैं किसी और के सामने इस तरह पास में, मतलब पास होने से रिफ्यूज़ करती हूँ भाई। सबने कुछ देर बाद अपने ओरिजिनल पपेट फॉर्म वापस ले लिए। निंग शाओहुई के दोनों आर्म्स ब्रोकन थे और ज़ाओ ज़ू का टॉर्सो स्पेयर की वजह से होल से भर गया था। ज़ेंग ज़ियान और निंग ज़ो के पपेट बॉडी कंप्लीटली एकदम सेफ थे। ज़ेंग ज़ियान कहता है, ब्रदर निंग, वेल डन।
अब तुम्हारे लिए मेरी रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ गई है। मैं तो बच गया और तुम भी बच गए। ज़ेंग ज़ियान ने एक्साइटमेंट में निंगज़ो के शोल्डर पर पैट करा। ज़ाओ ज़ू ने दूसरी साइड देखा और इमोशनल हो गया। इतने अटेम्प्ट्स के बाद फाइनली वो डोर के दूसरी साइड विदाउट गेटिंग क्रश्ड खड़े थे, क्योंकि भाई ये लोग कभी इस रूम को पार ही नहीं कर पाए थे, कभी नहीं पार कर पाए, और आज इन्होंने पार कर लिया था। ज़ाओ ज़ू सोचते हुए कहता है, सब निंगज़ो की वजह से हुआ है। निंग शाओहुई साइलेंट रही। निंगज़ो कहता है, क्या हम नेक्स्ट चैलेंज कंटिन्यू करें? ज़ेंग ज़ियान कहता है, यस, मैं सेकंड चैलेंज देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। ज़ाओ ज़ू कहता है, ब्रदर निंग तुम लास्ट में आना, हम पहले स्काउट करते हैं, देखते हैं, पता करते हैं कि चल क्या रहा है। निंग शाओहुई ने भी ऑब्जेक्शन नहीं करा। थोड़े टाइम में ज़ेंग ज़ियान और बाकी लोग ट्रैप में फंस गए। उनकी सेंसेस कंप्लीटली कट ऑफ हो गई और उन्हें एंडलेस डार्कनेस फील होने लग गई। वो हेल्प के लिए स्काउट करते रहे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मतलब चिल्लाते भी रहे होंगे, लेकिन कुछ नहीं मिला। ये ट्रैप्स निंगज़ू ने डेलिबरेटली सेट किए थे। उसने पहले ही सिचुएशन को प्रेडिक्ट कर लिया था। जब कोई उसे देख नहीं रहा था, निंगज़ू ने स्पेल्स और हैंक्समैन नूज़ का यूज़ करके रूम 2 ईज़िली क्रॉस कर लिया था। ईज़िली क्रॉस कर लिया। आखिर इन मैकेनिज़्म और ट्रैप्स का मेजर पार्ट उसने डिज़ाइन करा था। निंगज़ू रूम 3 में एंटर हुआ और इमीडिएटली लार्ज नंबर में मार्शल पपेट एक्टिवेट कर दिए। उसने युआन डशेंग को भी एक्टिवेट करके अपनी प्रोटेक्शन में रखा। अच्छा, तो इसने क्या करा है, अपना जो युआन डशेंग था, यानी जो अपना अंकल मंकी था, हालाँकि अंकल मंकी अभी एक पपेट बॉडी में बदल चुके हैं और उनको पिछला कुछ भी याद नहीं है, इसलिए वो बस निंगज़ो का कहना मानते हैं और वो रूम 3 के अंदर हैं। निंगज़ो ने चुपके से रूम 2 को पार करके रूम 3 में एंटर कर चुका है और ये बात किसी को अभी तक पता नहीं चली, और वापस से शायद वो रूम 2 में आ जाएगा और इनके साथ मिल जाएगा और ऐसे दिखाएगा कि अरे चलो, चलो रूम 2 भी पार कर लेते हैं, और रूम 3 फिर ये लोग पार नहीं कर पाएँगे। यही प्लान होगा। आगे देखते हैं, युआन एशियन को भी एक्टिवेट करके प्रोटेक्शन में रख दिया। इस बार स्पेल यूज़ किए बिना ही वो रूम 3 क्रॉस करके प्रिपरेशन रूम में पहुंच गया। लीडर बोर्ड के पास गुजरते वक्त निंगज़ू ने ऊपर देखा और सीक्रेटली साइन किया। उसके प्लान में एक फ्लॉ था। उसने अपना नेम चेंज कर दिया था और अब लीडर बोर्ड के टॉप पर उसका नाम था। युआन डशैन का नाम लीडर बोर्ड पर नहीं था, लेकिन अगर वो सबके सामने प्रिपरेशन रूम में एंटर करता तो लीडर बोर्ड पर उसका नाम अपीयर नहीं होना स्ट्रेंज लगता। हाँ, ये बात भी सही है। ओह! मुझे लगा था कुछ अलग होगा। मुझे लगा ये रूम 3 में जाके वापस से रूम 2 में वापस आ जाएगा और सबके साथ रूम 2 क्लियर करके रूम 3 में जाएगा। लेकिन इस बंदे ने ये बात तो सही बोली है यार। ये बात तो सही है। निंग ज़ुओ तो यहाँ पे पहले ही आ चुका है, इसलिए उसका नाम पहले से यहाँ पर है। लेकिन अगर मान लो ये लोग अंदर आए, रेडी रूम में किसी भी तरीके से पहुँच गए, तो रेडी रूम के अंदर तो यार फिर तो नाम दिखना चाहिए निंग ज़ुओ का। निंग ज़ुओ का नाम नहीं होगा, किसी और का नाम वहाँ पे होगा। तो थोड़ा शक वाली बात हो जाएगी ना, इसलिए। निंग ज़ुओ सोचते हुए कहता है, फॉर्च्यूनेटली युआन डशैंग अब रूम 3 गार्ड कर रहा है। निंग ज़ुओ सोचते हुए कहता है, पता नहीं मेंग चोंग इस हर्डल को क्रॉस कर पाएगा या नहीं। निंगज़ो सोचते हुए कहता है, लेकिन 3 फैमिली एक्सप्लोरेशन टीम के लिए भी इतनी लाइटनिंग स्पीड के बिना यहाँ से पास करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है। अब आगे देखते हैं, निंगज़ो के जो फुटस्टेप थे ग्रेजुअली फास्ट हो गए। वो युआन डशेंग को लेकर इमॉर्टल पैलेस को एक्सप्लोर कर रहा था, लेकिन इस दौरान डेंजर था, क्योंकि भाई मेंग चोंग कभी भी रेडी रूम में आ सकता था। युआन डशेंग रूम 3 में एनिमी को रोकने के लिए नहीं था, वो मेंग चोंग को ईज़िली प्रिपरेशन रूम तक पहुँच मतलब वो तो पहुँच सकता था। 1 मिनट यार, ये क्या बोल दिया? मेंग चोंग कभी भी आ सकता था। युआन डशैंग रूम 3 में एनिमी को रोकने के लिए नहीं था। तो मेंग चोंग इज़िली प्रिपरेशन रूम तक पहुँच सकता था। ओके, तो युआन डशैंग को रूम 3 से शायद हटा दिया है या कुछ कर दिया है, लेकिन रूम 3 वो पार कर सकता है अपना मेंग चोंग। देखते हैं। निंगज़ो ने सोचा, उम्मीद है इस बार मेंग चोंग प्रॉपर्ली अनकॉन्शियस रहे ताकि मुझे एक्सप्लोर करने के लिए मैक्सिमम टाइम मिल सके। इसी थॉट के साथ निंगज़ो फेट के कॉन्सेप्ट पर एक नई अंडरस्टैंडिंग उसे मिल गई। मैग्मा फेरी पैलेस एक अरीना की तरह है। मेंग चोंग और मैं दोनों इसके अंदर हैं। चाहे हम डायरेक्टली फाइट ना भी कर रहे हों, फिर भी हमारी फेट एक दूसरे से टकरा ही रही है। निंगज़ो ने पहले ही जगह-जगह मैकेनिकल ट्रैप्स लगाकर मेंग चोंग को स्लो किया था, लेकिन मेंग चोंग चैलेंजेस के साथ और स्ट्रांग होता गया था। बाद में निंगज़ो को क्राइसिस की वजह से अपना नाम चेंज करना पड़ा और हान मिंग के अगेंस्ट प्लॉट बनाना पड़ा। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली मेंग चोंग ज़ियांग कोर्टयार्ड में आ गया और हान मिंग को डिफीट कर दिया। अगर उस वक़्त मेंग चोंग ने यहाँ पे डिसीवली एक्शन लिया होता और हान मिंग को किल कर दिया होता, तो मेरा एस्केप इम्पॉसिबल हो जाता। मुझे नाम चेंज करने का प्लान भी छोड़ना पड़ता और इनडायरेक्टली मेंग चोंग से हार जाता। कुछ टाइम पहले निंगज़ो ने यहाँ पे नैरोली युआन डशैंग को एलिमिनेट किया था, यानी चुपके से साइड होके एकदम आराम-आराम से डिफीट कर दिया था। हान मिंग के अकॉर्डिंग इससे उसकी फेट काफ़ी इंक्रीज़ हुई थी, यानी अपने निंगज़ो की फेट इंक्रीज़ हुई है।
फिर युआन डशेंग की हेल्प से निंगज़ू ने मेंगचोंग को डिफीट किया और उसे दोबारा से अनकॉन्शियस कर दिया। लेकिन पता नहीं मेंगचोंग वापस आने तक कितना स्ट्रांग हो चुका होगा, क्योंकि भाई भले माना निंगज़ू यहाँ पे उसको स्लो कर रहा है, उसको बिज़ी रख रहा है, उसके लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है मेंगचोंग के लिए, लेकिन भाई मेंगचोंग इससे स्ट्रांग होता जा रहा है ना? 3 डोर्स के सामने पहुँचकर निंगज़ू ने सोचा, यहाँ पे इन इन 3 डोर्स में भी काफ़ी फ्लॉज़ हैं। ज़ू शुआंज़ी ने युआन डशेंग को एक बार डीमन इन्फ्यूज़ ब्लड लाइन टेक्नीक यूज़ करते देखा था। ऑरा लीक हो चुकी थी। फ्यूचर में जो भी हो, ये डेमोनिक टेक्नीक यूज़ करेगा। यहाँ पे ज़ू शुआंज़ी उस पर डाउट करेगा और युआन डशेंग की डेथ को लेकर इन्वेस्टिगेशन दोबारा स्टार्ट हो सकती है। यानी ये जो डीमन इन्फ्यूज़ ब्लड लाइन टेक्नीक थी, इसको यूज़ करना दिक्कत है। आगे कहता है अपना बंदा, और इन्वेस्टिगेशन मेरे लिए भी बहुत डेंजरस है। काश मैं डेमोनिक सेक्ट डोर को हाइड कर पाता, क्योंकि यहाँ पे 3 डोर हैं। जब तुम प्रिपरेशन रूम से निकल जाओगे, आगे जाओगे ना, तो बताया नहीं था निंगज़ो ने कि यहाँ पे एक बुद्धा वाला डोर है, एक डेमोनिक डोर है और एक दूसरा कोई और डोर है, 3 डोर हैं यहाँ पे। निंगज़ो ने पहले भी ट्राई किया था, लेकिन बुद्धा हार्ट डीमन सील को फुल पावर से एक्टिवेट करने के बाद भी स्टोन वॉल को दोबारा राइज़ करके डेमोनिक डोर को कवर नहीं कर पाया था, यानी हाइड नहीं कर पाया था। इसलिए अब उसका मेन गोल था हर सेकंड का मैक्सिमम यूज़ करके एक्सप्लोर करना। उसे मेंग चोंग और ज़ेंग ज़ियान और बाकी कॉम्पिटिटर के साथ ज़ू शुआंज़ी के अगेंस्ट भी रेस करनी थी। इस बार सबसे पहले बुद्धिस्ट सेक्ट को ब्रेक करूँगा। गोल्डन ब्लडेड वॉर एप युआन डशेंग बुद्धिस्ट सेक्ट को स्टॉर्म करने के लिए परफेक्ट था, लेकिन निंगज़ो ने पहला डोर डेमोनिक सेक्ट का ओपन कर दिया। वो अंदर गया, थोड़ा चैलेंज किया और जानबूझकर रिट्रीट कर गया। उसका एक्चुअल पर्पस सिर्फ अंदर की ब्लड क्यूआई कलेक्ट करना था। उसने सारी ब्लड क्यूआई युआन डशन के अंदर डाल दी। इंस्टेंटली युआन डशन के रेड मस्कुलर बॉडी से रेड ग्लो निकलने लगा। उसकी डेमोनिक ऑरा और टेरिफाइंग डोमिनेंस और स्ट्रांग हो गई। ड्रैगन टर्टल फायर स्पिट ये देखकर गुस्से में एकदम एकदम ऐसे खांसने लगा। नॉर्मल कंपटीटर को एक डोर चूज करके कंटिन्यूअसली आगे बढ़ना पड़ता है, लेकिन भाई निंगज़ो के पास बुद्धा हार्ट डीमन सील थी। इस वजह से भाई यहाँ पे चीट स्किल की तरह इसको यूज़ कर रहा था। अगर देखो क्या होता है ना, जब रूम 3 क्लियर कर लोगे, यानी प्रिपरेशन रूम के बाद जब तुम रूम में जाओगे आगे, तो तुम्हें 3 डोर मिलेंगे। एक होगा बुद्धा, दूसरा होगा डीमन और तीसरा भी एक डोर होगा। अगर तुमने किसी एक डोर को चूज़ करा, फिर भाई बाकी के 2 डोर में तुम जा ही नहीं सकते, तुम उसी डोर को चूज़ करके आगे बढ़ते रहोगे। जब भी तुम आओगे तब ऐसा होगा, तुम्हें एक डोर चूज़ करना पड़ेगा और फिर तुम उसी के ऊपर आगे चलते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे। लेकिन अपना निंगज़ो ऐसा था जो कि एक डोर चूज़ करने के बाद पीछे भी आ सकता था और वापस दूसरे में जा सकता था, है ना? युआन डशेंग ने निंगज़ो को प्रोटेक्ट करते हुए बुद्धा सेट के मल्टीपल गेट्स को अनस्टॉपेबल फोर्स से यहाँ पे ब्रेक कर दिया। निंगज़ो ने यहाँ पे एनालाइज करा। वो कहता है मेरी एक्सपेक्टेशन सही थी। युआन डशेंग की लाइफ टाइम में क्वेयर रिफाइनमेंट कल्टीवेशन बहुत हाई थी और डीमन इन्फ्यूज ब्लड लाइन टेक्निक का लेवल भी प्रॉब्ली एक्स्ट्राऑर्डिनरी ही था उसका। उसके इंटैक्ट बॉडी और सोल को में इंग्रेडिएंट बनाया गया था। मतलब उसकी सोल को और मतलब मेन चीज़ों का इंग्रेडिएंट बनाया गया था। इसलिए उसकी स्पिरिचुअल नेचर में उसकी लाइफ के डीप इम्प्रिंट्स हैं। ब्लड क्यूआई यूज़ करने पर वो लार्ज स्केल ब्लड मसल तक क्रिएट कर सकता है। निंगज़ो ने बुद्धिस्ट सेक्ट के 3 गेट्स ब्रेक कर दिए और दोबारा डोर के सामने खड़ा था। वो कहता है इस बार रिवॉर्ड क्या मिलेगा? सेकंड बुद्धिस्ट सेक्ट गेट के लिए कोई क्लियरेंस रिवॉर्ड नहीं था, इसलिए निंगज़ो क्यूरियस था। डोर टच करते ही डज़न्स ऑफ रिवॉर्ड ऑप्शन उसके सामने आ गए। निंगज़ो तुरंत ही सोचने लगा, क्या मैं बार-बार रिट्रीट करके सारे रिवॉर्ड्स ले सकता हूँ? उसने ऑप्शन चेक करे, मोस्टली स्पेल और मैकेनिकल डायग्राम्स थे। सिर्फ एक यूनिक आइटम था, इल्यूजन ट्रू लोटस सीड। वो कहता है, हैं? इल्यूजन ट्रू लोटस सीड क्या है? ड्रैगन टर्टल फायर स्पिरिट ने एक्सप्लेन करा। इल्यूजन ट्रू लोटस सीड किसी डिवाइन स्किल की एसेंस को इम्प्रिंट करता है। प्लांट करने के बाद कल्टीवेटर को डिवाइन स्किल फुली कंप्रीहेंड करने में हेल्प करता है। ये एक्सट्रीमली रेयर और प्रीशियस है और इसकी सप्लाई लिमिटेड है। फायर व्हिप ने ड्रैगन टर्टल फायर स्पीड को बार बार लैश करना स्टार्ट कर दिया। पेन के बावजूद उसने आगे की इन्फॉर्मेशन नहीं बताई, क्योंकि भाई ये सब चीज़ें ना, भाई देखो बतानी ही पड़ती हैं। लैंड स्प्रिट एक तरीके से बाउंड है भाई, वो यहाँ पे उसे एक तरीके से बताना पड़ेगा सब कुछ, लेकिन वो निंग्ज़ो से इतना परेशान है ना, क्योंकि निंग्ज़ो चीट स्किल यूज़ करता रहता है। इस वजह से वो इतना परेशान हो गया अपना लैंड स्प्रिट कि वो ना इसे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं बताता। इसलिए नहीं बताता कि निंग्ज़ो आगे ना निकल जाए, दिक्कतें ना खड़ी कर दें। इस वजह से, और जब भी वो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं बताता या चीज़ें कंप्लीट नहीं करता सही से, तो उसे भाई भाई मार पड़ती है गंदे तरीके से। और कौन मारता है उसको? यहाँ के रूल्स और रेगुलेशन। 3 एंसेस्ट्रल मास्टर ने यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन लगाए थे, उनको फॉलो करने के लिए मतलब चीज़ें भी लगाई होंगी ताकि लैंड स्पीड कभी धोखा ना दे दे ना, इसलिए।
आगे देखते हैं। उसने भाई नहीं बताया। निंगज़ो ने सिर्फ़ इतना सुना और एज़्यूम कर लिया कि वही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। वो कहता है लिमिटेड सप्लाई और एक्सट्रीमली प्रीशियस, तो मैं इसे चूज़ करता हूँ। रिवॉर्ड चूज़ करते ही लोटस सीड का इल्यूज़न डोर के पास होकर निंगज़ो के अपर दैंतियान डिवाइन सी के डीपेस्ट पार्ट में चला गया। निंगज़ो कन्फ्यूज़्ड हो गया। हैं? बस? अब क्या? सीड ऑलमोस्ट डिसअपीयर हो गया था। निंगज़ो खुद भी इसे लोकेट नहीं कर पा रहा था। उसने मल्टीपल मेथड ट्राई करे लेकिन सब फेल रहे। निंगज़ो कहता है शायद सोल को बॉडी में वापस लाने के बाद ही मैं इसे एक्सेस कर पाऊँगा। लेकिन निंगज़ो को नहीं पता था कि मेन हॉल में ड्रैगन टर्टल फायर स्पिट हँसी से पागल हो रहा था। उसने फाइनली निंगज़ो को ट्रिक कर दिया था। असल सीक्रेट ये था कि इल्यूज़न ट्रू लोटस सीड प्रीशियस ज़रूर था, लेकिन उसे डिवाइन स्किल कॉम्प्रिहेंड करने की पॉसिबिलिटी एक्सट्रीमली लो थी। यानी ये चीज़ क्या है ना, एक तरीके से मैं तुम्हें बोलूँ कि ये एक ब्रेड है, इस ब्रेड को अपनी किसी भी क्वेश्चन आंसर वाली, जैसे तुम्हारे पास कोई गाइड है या बुक है, ये ब्रेड है, इसको अपनी गाइड के ऊपर रखो और उसपे एकदम चिपका दो जो भी तुम्हें याद करना है और फिर इस ब्रेड को खा लो। तो तुम्हारे 0.1% चांसेस होंगे कि बिना पढ़े तुमने जो ब्रेड में हिस्सा चिपकाया था वो तुम्हें याद हो जाएगा। ये थोड़ा-सा कार्टूनिक लग रहा है, लेकिन फिर भी तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन इसके 0.1% चांस होंगे, एक्सट्रीमली लो होंगे और निंगज़ो को लग रहा है कि ये बहुत काम की चीज़ है। इस सीड में सिर्फ़ एक स्किल की एसेंस इम्प्रिंट थी, लाइफ हैंगिंग थ्रेड। ड्रैगन टर्टल फायर स्पीड के अकॉर्डिंग एक एक मेयर क्यूआई रिफाइनमेंट रेलियम कल्टीवेटर निंगज़ो का इसे कॉम्प्रिहेंड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। निंगज़ो ने नेक्स्ट डोर ओपन करा और एक नए हॉल में पहुंच गया, जहां फिर से बुद्धिस्ट, डाओइज़्म और डेमोनिक के 3 डोर्स थे। यानी इसे हमेशा एक डोर को कंप्लीट पार करना पड़ेगा और दोबारा से ये किसी और डोर में पहुंच जाएगा, जहां पे फिर से इसे चूज़ करना पड़ेगा। समझ रहे होगे? तुम्हें इमेजिन करने में तो आ ही रहा होगा ना कि रूम को क्लियर करा, सामने 3 डोर आए, फिर उनको क्लियर करा, उनके अंदर भी 3 डोर आए, फिर ऐसे-ऐसे करते-करते तुम चूज़ करते हुए जा रहे हो, है ना? अब देखते हैं, उसने पहले बुद्धा हार्ट डीमन सील से रिट्रीट करने की ट्राई करी, लेकिन इस बार डोर यहाँ पे सिग्निफिकेंट मतलब एक तरीके से सिग्निफिकेंटली हार्डर था। निंगज़ो को अनईज़ी फ़ील हुआ। वो कहता है क्या बुद्धा हार्ट डीमन सील का इफ़ेक्ट अब इनफ नहीं रहा? लेकिन एक्चुअल रीज़न ये था कि निंगज़ो सिर्फ़ क्यूआई रिफ़ाइनमेंट रेलम पर था, इसलिए वो ट्रेज़र सील की फुल पावर ड्रॉ ही नहीं कर सकता था। इस लेवल पर बुद्धा हार्ट डीमन सील का इन्फ्लुएंस डोर पर इनसफिशिएंट हो गया था। निंगज़ो ने ह्यूज प्राइस पे करके फाइनली रिट्रीट किया, पीछे हुआ। डोर टच करने पर उसे एक और रिवॉर्ड चूज़ करने का चांस मिला, तो उसने एक स्पेल सेलेक्ट करा। फिर उसने दोबारा डोर को ओपन करके हॉल में एंट्री ली, लेकिन इस बार रिट्रीट कंटिन्यू नहीं कर पाया। यानी जस्ट अभी जो क्लियर करके आया था ना, जहाँ पे उसे ये लोटस सीड मिला था, तो पहले तो उसने लोटस सीड लिया, फिर वापस पीछे गया, फिर वापस आया, तो उसने इस बार एक स्पेल ले लिया है। लेकिन तीसरी बार ये पीछे नहीं जा पाया, है ना? वो कहता है बहुत ज़्यादा कंज़्यूम हो गया है, अब रिट्रीट नहीं हो पाएगा। निंगज़ो ने बुद्धिज़्म, डाओइज़्म और डेमोनिक सेट के डोर्स को चेक करा, तीनों के मैकेनिज़्म पहले जैसे ही थे। डोर टच करते ही उसे 4th से 6th लेवल तक के बुद्धिस्ट, दाओइस्ट, डेमोनिक कल्टीवेशन टेक्नीक मिल गए। निंगज़ो रिलीव्ड की सांस ली, वो कहता है फाइनली मैं कल्टीवेशन कंटिन्यू कर सकता हूँ। ये कल्टीवेशन टेक्नीक बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर मिली हैं। उसकी एक्सपेक्टेशन करेक्ट निकली थी, लेकिन रियलिटी कन्फर्म होने के बाद भी उसे एक्चुअल रिलीफ मिला, मतलब उसे तब जाके एक्चुअल रिलीफ मिला। और कुछ इन्फॉर्मेशन यूज़फुल ना मिलने पर निंगज़ो ने फिर से रिट्रीट करा और एक और रिवॉर्ड चूज़ करा और वापस आने लगा। वो रूम 3 में वापस गया, वापस आया और युआन डशेंग को वहीं छोड़ दिया। फिर रूम 2 में गया और जहाँ बाकी लोग अभी भी ट्रैप्ड थे, उन्हें आउटसाइड वर्ल्ड की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। निंगज़ो एक पिट में जंप करके क्वाइटली वेट करने लगा। जब बाकी कंपटीटर की सोल यहाँ पे थक-हार कर बॉडीज़ में रिटर्न हो गई, तब निंगज़ो ने थोड़ा-सा वेट किया और ट्रायल डिसेबल सील यूज़ करके ईज़िली अपनी सोल को बॉडी में रिटर्न करवा दिया। अब वापस देखते हैं 2 दिन बाद। निंग शाओरेन निंगज़ो को अपने स्टडी रूम में लेकर गया। अंदर जाते ही निंगज़ो ने देखा कि यहाँ पे जो उसका अंकल था, अंकल निंगज़ी, घुटनों पर था, उसके हेड से ब्लड निकल रहा था। निंग शाओरेन ने ग्रीफ फिल्ड एक्सप्रेशन से के साथ कहा। निंग शाओरेन यहाँ पे कहता है, पहले मुझे बिलीव नहीं हुआ था, लेकिन एविडेंस मेरे सामने था और तुम्हारे फर्स्ट अंकल ने पर्सनली कन्फर्म किया है। निंगज़ुओ, मेरे डियर न्योफू, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा अंकल इतना डिसग्रेसफुल काम करेगा। हर साल मैं तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए जो सीक्रेट फंड देता था, वो सब तुम्हारा अंकल यहाँ पे ले लेता था। निंगज़ो के पपल्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो गए, फेस पर शॉक और एंगर था। निंगज़ो कहता, अंकल, क्या ये सच है? अंकल का बॉडी ट्रेम्बल कर रहा था, उसने सोली हेड उठाया और उसका फेस यहाँ पे टॉर्चर्ड था, यानी उसको बहुत यहाँ पे सुनाया और एकदम टॉर्चर किया गया है। बॉडी पर एकदम भाई टॉर्चर के मार्क्स थे।
अंकल ने निंग ज़ुओ और फिर निंग शाओरेन को देखा। फाइनली उसने हेवी वॉइस में कहा। अंकल कहता है, हाँ, मैंने ही किया है। निंग ज़ुओ यहाँ पे शॉक में लड़खड़ा गया। निंग शाओरेन ने उसे सपोर्ट करा। निंग ज़ुओ ने आईज़ टाइटली क्लोज़ कर ली और उसकी आँखों में आँसू बहने लग गए। उसके माइंड में पास्ट की मेमोरीज़ यहाँ पे फ्लैश होने लग गईं। अंकल कहता है, मैं माफ़ी और घुटनों पर आ गया। यहाँ पे यंग निंग ज़ुओ ने हेड उठाया। निंग ज़ुओ कहता है, आप मुझे क्यों पनिश कर रहे हो? मैंने कहा ना, मैंने नहीं किया। स्मैक आवाज़ आई, बैम्बू स्टिक डायरेक्टली उसके फेस पर लगी और रेड मार्क तुरंत ही उभर गया। ये पास्ट की यादें चल रही हैं, ठीक है? अभी तो इसका अंकल घुटनों के बल है, लेकिन पास्ट में ये भी घुटनों के बल बैठा हुआ था और इसको पिटाई पड़ रही होगी, पास्ट की याद है इसकी, जब इसको मार रहे होंगे। निंगज़ो तब कह रहा था कि मैंने कुछ नहीं करा, मुझे क्यों पनिश कर रहे हो? मैंने नहीं किया। ऐसे-ऐसे चिल्ला रहा था पास्ट की यादों में ये, लेकिन इसको मार रहे थे। अंकल और गुस्से में आया और दोबारा से उसके ऊपर एकदम स्टिक मारी। फिर से आवाज़ आई, स्मैक स्मैक आवाज़ आई, 3 बार स्टिक लगी। निंगज़ो के घुटने पर एकदम हिट पड़े। निंगज़ो कहता है, अंकल आप मुझ पर बिलीव क्यों नहीं करते? मुझे फ्रेम किया गया है, मैंने नहीं करा। अंकल कहता है, अभी भी ज़िद कर रहा है। अंकल ने बैम्बू स्टिक से और ज़्यादा यहाँ पे मतलब मारा और फिर फेंक दिया। अंकल कहता है, आज यहीं घुटने के बल रहना जब तक अपनी इस मिस्टेक एक्सेप्ट ना कर, डिनर नहीं मिलेगा। उस दिन निंगज़ो यहाँ पे डस्क डाउन तक एकदम घुटने पर रहा। थकावट में वो बेहोश हो गया। सुबह वांग लान यानी आंटी ने अंकल से कहा। आंटी कहती है, हस्बैंड, लिटिल्स वो वाइल्ड ज़रूर है लेकिन वो हॉनेस्ट है। एटलीस्ट उसने कभी हमसे झूठ नहीं बोला है। आंटी कहती है, मुझे लगता है शायद उसने ये गलती नहीं करी। देखो वो बेहोश हो गया लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं करा है। अंकल ने कोल्डली कहा। अंकल कहता है, ऑफ कोर्स मुझे पता है कि उसकी गलती नहीं थी। अंकल कहता है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? जिस चाइल्ड ने एक्चुअल मिस्टेक की थी उसका फादर वॉर हॉल का फैमिली एल्डर है। हम उन्हें ऑफेंड थोड़ी ना कर सकते हैं। अगर निंग जो अपनी फॉल्ट एक्सेप्ट कर लेगा तो मैटर वहीं ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर वो ज़िद करेगा तो ट्रबल हो जाएगा, है ना? आंटी कहती है, अच्छा समझ गई। आंटी कहती है, अच्छा तो ये रीज़न है। हस्बैंड, तुमने सही करा है। बच्चों के लिए थोड़ी इनजस्टिस और ब्लेम सहना कोई बड़ी बात थोड़ी ना होती है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और सीन दिखाया जाता है किसी और जगह का, जहाँ पे निंगज़ो था और ये जो पास्ट की मेमोरी चल रही थी, अब ये पास्ट की मेमोरी खत्म होती है, करंट टाइम का सीन आता है। निंगज़ो के कैरिज से उतरते ही ज़ेंग ज़ियान हँसी के साथ आगे बढ़ा। ज़ेंग ज़ियान कहता है, ब्रदर निंगज़ो, मैं यहाँ हूँ। निंगज़ो ने जल्दी से सैल्यूट करा। निंगज़ो कहता है, ब्रदर ज़ेंग। ज़ेंग ज़ियान कहता है, फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। ज़ेंग ज़ियान ने उसका हाथ पकड़ लिया और सैल्यूट करके यहाँ पे रोक दिया। ज़ेंग ज़ियान कहता है, चलो सेकंड फ्लोर पर चलते हैं। और भाई पीछे से निंग शाओई सर्वेंट की बैक को स्टेप की तरह यूज़ करके यहाँ से नीचे उतरी। ज़ेंग ज़ियान ने उसे इग्नोर करके निंग ज़ो के साथ मतलब देखा कि भाई यहाँ पे ज़ेंग ज़ियान ने उसे इग्नोर कर दिया है, यहाँ पे निंग शाओई को, और निंग ज़ो के साथ वो चला गया है। तो भाई ये सब देख के उसके फेस पे थोड़ा-सा कोल्डनेस ही आ गई कि मुझे इग्नोर कर दिया, निंग ज़ो को ले गया। अब इमॉर्टल पैलेस की सक्सेसफुल एक्सप्लोरेशन के बाद निंग ज़ो की वैल्यू तीनों फैमिली की नज़रों में काफ़ी बढ़ गई थी। उसने अपनी तरफ मतलब भाई निंग ज़ो को ना अपनी तरफ करने के लिए ना भाई सब लोग यहाँ पे लगे पड़े थे और निंग शाओरेन ने अंकल तक को यहाँ पे फ्रेम कर दिया था। हर जगह निंगज़ो की तारीफ हो रही थी, हर कोई चाहता था कि निंगज़ो उनकी तरफ आ जाए। निंगज़ो इसे सीक्रेटली निंग शाओरेन से और वरी हो गया था। निंगज़ो ज़ेंगजियान एक गार्डन में पहुंचे जिसके गेट पर चियू गार्डन लिखा था। आज यहाँ फेमस ली लाइफेंग की डेथ के बाद इनहेरिटेंस सेरेमनी रखी गई थी। ज़ेंगजियान कहता है, मुझे नहीं लगता कि ओल्ड ली भी चले जाएंगे। बचपन में मैं उनके पपेट शो देखते हुए बड़ा हुआ हूँ। निंगज़ो कहता है, ओल्ड ली रिस्पेक्टेबल पर्सन थे। चियू गार्डन संभालने के बाद उन्होंने काउंटलेस ऑर्फन्स और स्ट्रीट किड्स की हेल्प करी थी। ज़ेंगजियान कहता है, उनकी डेथ पीसफुल थी। देखो आज कितने लोग आए हैं और इससे उनकी रेपुटेशन का पता चलता है, उनकी लाइफ वर्थ इट थी। निंगज़ो बस हल्का सा नोट करके चुप हो गया। इनहेरिटेंस सेरेमनी के लिए सब लोग 5 स्टोरी पवेलियन में गैदर हुए। सेकंड फ्लोर के प्राइवेट रूम में निंगज़ो की मुलाकात यहाँ पे होती है। क्या नाम लिखा है ये? निंगज़ो की यहाँ पे मुलाकात यहाँ पे ज़ाओ फैमिली के ब्रदर से होती है। ओके, ओके, ज़ाओ फैमिली से होती है। ज़ाओ फैमिली वाला बंदा कहता है, कम बैठो। चियू गार्डन के पुराने पपेट शो और बचपन की मेमोरी डिस्कस करने लग गए सब यहाँ पे। निंग जोन की नज़र हॉल के एक कॉर्नर पर टिक गई। बचपन में वो टिकट चेकर से चुपकर यहाँ पे पपेट शो देखता था। कभी कॉर्नर या पिलर के पीछे छुप जाता था और गेट्स के मतलब यहाँ पे जो गेस्ट आते थे उनके जाने के बाद बची हुई पेट्रीज़ कह रहा हूँ, यहाँ पे जो पेस्ट्रीज़ होती हैं, केक होते हैं, जो भी फ्रूट्स होते हैं, उन्हें उठा के खाते था। एक बार पकड़े जाने पर ली लाइफेंग खुद उसके पास आए थे। उन्होंने निंगज़ो के हेड पर हाथ रखा था, उसका हाथ पकड़ा और बैक स्टेज ले जाकर क्लीन प्रेस्ट मतलब वो जो पेस्ट्रीज़ थी और फ्रूट्स दिए थे।
ये मेमोरी निंग्ज़ो के माइंड में एक बहुत अच्छी फीलिंग थी क्योंकि भाई ली लाइफेंग अच्छा आदमी था। इसी वजह से आज आज ना ऑलमोस्ट पूरा सिटी ली लाइफेंग की फेयरवेल देने उसको आया था। यहाँ पे ज़ेंग फैमिली का ज़ेंग ज़ियान कहता है ली लाइफेंग के जाने के बाद चियू गार्डन का क्या होगा? तो ज़ाओ ज़ेशैन कहता है मैंने सुना है नेक्स्ट गार्डन हेड भी डिसाइड नहीं हुआ है। ज़ाओ ज़ेशैन कहता है ली लाइफेंग ने ज़ू शुआंज़ी से कहा था कि डिवाइन हंटर उसका सक्सेसर चूज़ करे। ज़ाओ ज़ू ने ये इन्फॉर्मेशन साइलेंटली नोट कर ली थी। फिर बात मैग्मा फेरी पैलेस की एक्सप्लोरेशन पर आ गई। ज़ेंग ज़ियान कहता है तुम्हारी सोल रिकवरी कैसी हुई है? तो निंग्ज़ो कहता है ऑलमोस्ट हील्ड ही है मेरा। ज़ेंग ज़ियान कहता है फिर मैग्मा फेरी पैलेस दोबारा कब एक्सप्लोर करें? सबकी नज़र यहाँ पे निंग्ज़ो पर चली गई क्योंकि भाई लास्ट टाइम उसकी परफॉर्मेंस की वजह से सबको ह्यूज ब्रेक थ्रू मिला था, लेकिन निंग्ज़ो अभी दोबारा रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसने कल्टीवेशन टेक्निक ले ली थी और सीक्रेटली प्रैक्टिस कर रहा था। निंग्ज़ो कहता है फिलहाल मेरे पास कोई सेफ मेथड नहीं है। अगर हम दोबारा एक्सप्लोर करेंगे तो हो सकता है उस डार्क ट्रैप में फिर से फंस जाएंगे। सब तुरंत ही टेंस हो गए। पिछली बार वो ट्रैप उनके लिए नाइटमेयर बन गया था। ना कुछ देख सकते थे, ना सुन सकते थे, ना फील कर सकते थे और सोल पावर लिमिट तक पहुंचने के बाद वो पैलेस से बाहर फेंक दिए जाते थे। ज़ेंग ज़ियान कहता है रिसेंटली कोई बेटर मेथड भी मिला है क्या कुछ? तो निंग्ज़ो ने हेड शेक कर दिया। तो ज़ाओ ज़ेशैन कहता है मैं ऑलमोस्ट थर्ड लेवल पीक पर हूँ। जैसे ही ब्रेक थ्रू होगा हम दोबारा मैग्मा फेरी पैलेस में जाएँगे। सबने इस बात पर मतलब एग्री करा और पैक्ट बना लिया। तभी इनहेरिटेंस सेरेमनी ऑफ़िशियली स्टार्ट हो गई। ली लाइफेंग की बिलॉन्गिंग्स के सामने रखी गई, मतलब बिलॉन्गिंग्स सबके सामने रखी गईं। जिसे जो पसंद आता वो डोनेशन के फॉर्म में ले सकता था। तभी ज़ाओ ज़ुशैन ने एक मैकेनाइज़्ड वुडन बोर्ड मतलब फ़ोर्स से अपनी तरफ खींच लिया। ज़ाओ ज़ुशैन कहता है ये वही है। बचपन में फ़ादर के साथ यहाँ आया था और कंटिन्यूअसली रो रहा था। ओल्ड ली ने ये टॉय देकर मुझे चुप कराया था। ये टॉय कॉम्प्लिकेटेड था। हर मैकेनिज़्म को ऑपरेट करने पर थोड़ी-थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलती थी और सब इन्फॉर्मेशन कंबाइन करके एक डिवाइन लेजेंड बनती थी। यानी एक स्टोरी बेसिकली बनती थी, जो कि ज़ू शुआंज़ी ने भी एक बार इस स्टोरी को पढ़ लिया था। उसे लगा था कुछ सीक्रेट है इसके अंदर, लेकिन एक नॉर्मल मतलब एक फ़ेयरी टेल वाली स्टोरी थी। ज़ाओ ज़ुशैन ने टॉय ज़ेंग ज़ियान को दिया, लेकिन ज़ेंग ज़ियान ने थोड़ी देर खेलकर इंटरेस्ट लूज़ कर दिया। ज़ाओ ज़ू क्यूरियस हो गया। ज़ाओ ज़ू कहता है क्या तुमने फाइनली वो लेजेंड कंप्लीट कर ली? ज़ाओ ज़ुशैन कहता है ऑफ कोर्स पुराना समर लग गया। थोड़ा सॉरी गलत बोल दिया मैंने। पूरा समर लग गया यानी पूरी गर्मियाँ लग गईं। लेजेंड का सिर्फ़ एक पार्ट मिला था, लेकिन मैंने उसकी स्टोरी जेड स्लिप पर कॉपी कर ली थी। इस एक्सपीरियंस से मेरी पेशेंस काफ़ी इम्प्रूव हुई है। जब भी इरिटेटेड होता हूँ, जेड स्लिप निकाल कर थोड़ी देर यहाँ पे एकदम थोड़ा टच करता हूँ, शांत होता हूँ, शांत होने के बाद हो जाता है सब सही। ज़ाओ ज़ेशैन ने जेड स्लिप को सबको दिखा दिया। निंग्ज़ो ने यहाँ पे मैकेनिज़्ड बोर्ड को देखा, यानी मैकेनिज़्म से बना हुआ जो बोर्ड था उसको देखा, जेड स्लिप की स्टोरी पढ़ी। स्टोरी में एक सुप्रीम इमॉर्टल वॉइड में ट्रैवल करते-करते टायर्ड हो गया था। उसने यहाँ पे शेमनेस बैग निकाला और 50 टाइम्स शेक करने वाला था, लेकिन 49 शेक के बाद वो थक गया और बैग को मतलब ऐसे ही मतलब माउथ छोड़ दिया खुला, शायद ऐसे ही मुँह खुला छोड़ दिया होगा। उसके अंदर से एक मैकेनाइज़्ड वर्ल्ड रिलीज़ हो गया। हेवन एंड अर्थ उलट-पुलट हो गए और वाटर और सॉइल मिक्स हो गए और फायर स्मोक हर तरफ स्प्रेड हो गया। सुप्रीम इमॉर्टल ने 5 एलिमेंट स्टाफ थ्रो किया, जिससे 5 एलिमेंट को स्टेबलाइज़ करके हेवन एंड अर्थ को प्रॉपर ऑर्डर सेट कर दिया। रेस्ट करने के लिए उसने 3 पपेट्स बनाए। पहली थ्रेड से इमॉर्टल पपेट, दूसरी थ्रेड से डीमन पपेट और तीसरी थ्रेड से डिवाइन पपेट। तीनों पपेट्स सुप्रीम इमॉर्टल की सर्विस करने लग गए। जब सुप्रीम इमॉर्टल जाने लगा, तीनों पपेट ने उसको साथ चलने की रिक्वेस्ट करी। तो सुप्रीम इमॉर्टल बोला, "मैं तुम्हें साथ नहीं ले जाना चाहता, ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब मैं तुम्हें साथ नहीं ले जाना ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा रहा, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं आ सकते, फ़ोर्सफुली ले गया तो तुम डिस्ट्रॉय हो जाओगे।" यानी सीधा-सीधा बोला जाए तो सुप्रीम इमॉर्टल यहाँ पे गॉड होंगे, जो मतलब ऐसे ही घूम रहे होंगे, उनके पास एक चीज़ थी, तो उन्होंने वो शेक करी, उनको 50 टाइम मतलब 50 बार उस चीज़ को हिलाना था, लेकिन उन्होंने 49 यानी करीबन 49 बार उस चीज़ को हिलाया और 50वाँ हिलाया नहीं क्योंकि वो थक गए, लेकिन उन्होंने ऐसे ही खुला छोड़ दिया, जिसकी वज़ह से एक नया वर्ल्ड बन गया, यानी एक अर्थ बन गई होगी और उस अर्थ के ऊपर उन्होंने चीज़ों को स्टेबलाइज़ करा क्योंकि सब एकदम उलट-पुलट हो गया था, सब खराब हो गया था, तो उन्होंने हेवन एंड अर्थ को स्टेबलाइज़ करा, इससे दुनिया एकदम स्टेबल हो गई। फिर उन्होंने कुछ चीज़ें बना दी, जैसे ये डिवाइन पपेट मतलब 3 पपेट बना दिए उसने। ये तीनों पपेट बन गए डिवाइन पपेट, डीमन पपेट और जो भी वो पपेट था वो तीसरा पपेट क्या नाम है? इमॉर्टल पपेट, डीमन पपेट और डिवाइन पपेट, ये 3 पपेट बना दिए, जो उनकी सर्विस करने लग गए। फिर वो जो अपने गॉड थे वो ये सब छोड़ के शायद चले गए होंगे। देखते हैं, पपेट्स को यकीन नहीं हुआ। सुप्रीम इमॉर्टल बोला, "अपनी बॉडीज़ पर थ्रेड को देखो।" इमॉर्टल पपेट के थ्रेड आइडल, विज़डम और फ्रीडम और बिट्रेयल थे। डीमन पपेट के थ्रेड स्ट्रेंथ, chaos और लव थे। डिवाइन पपेट के थ्रेड प्रिंसिपल, ऑर्डर और फेयरनेस थे। ये देखते ही निंग्ज़ो डीपली शॉक्ड हो गया। उसने सडनली अपने पास्ट के लोगों को याद उसने करा।
निंग्सो कहता है, अगर हर पर्सन के एक्शन किसी स्पेसिफिक थ्रेड से कंट्रोल्ड हैं, तो मैं उन थ्रेड्स को समझकर उन्हें मैकेनाइज्ड थोड़ी मैके अरे इसको क्या बोलेंगे, मैकेनिज्म वाली ऑब्जेक्ट की तरह मैनिपुलेट कर सकता हूँ, है ना? उसे युआन डशन का याद आया, जिसे लॉयल्टी और राइटनेसनेस के थ्रेड स्ट्रांगली बाइंड करती थी। इसी वीकनेस को समझकर निंग्सोस के अगेंस्ट प्लान बना पाया था। यानी तुमने समझ लिया, सामने वाला बंदा यहाँ पे लॉयल्टी को परस्यू करता है और राइटियसनेस को परस्यू करता है, तो तुम उसको गलत तरीके से फंसा सकते हो, और वो तो तुम्हारे साथ गलत करेगा नहीं, क्योंकि वो राइटियस पाथ का बंदा है, इसलिए ये उसकी वीकनेस हो गई, है ना? वो लॉयल है, इसलिए उसके पास मतलब इसके लिए उसके ऊपर ना गलत चीज़ें का इल्ज़ाम लगा सकते हो, चीज़ें कर सकते हो, जिसकी वजह से उसकी जो लॉयल्टी है वो तो लॉयल होगा, लेकिन उसके ऊपर शक हो सकता है, इसलिए उसको थोड़ा सा मतलब गलत फील होगा, है ना? इस टाइप का। तो तुम समझ गए होगे कि यहाँ पे कहना मैं क्या चाह रहा हूँ। इस तरीके से तुम किसी को भी फ़ायदा उठा सकते हो उसका, अगर तुम्हें पता चल जाए वो किस टाइप का है, उसका ट्रू नेचर क्या है। फिर उसने यहाँ पे अंकल और अपने निंग शोरेन और हानमिंग को याद करा। निंग्सो कहता है, इवन डीमन कल्टीवेटर के अंदर भी ग्रीड की थ्रेड हो सकती है। फिर एक थॉट उसने उसके बॉडी को एकदम और ज़्यादा शॉक कर गया। निंग्सो कहता है, अगर उन सब पर थ्रेड्स हैं, तो क्या मेरे ऊपर भी कोई थ्रेड है? निंग्सो ने स्लोली हेड राइज करा। उसने एक ऑलमोस्ट इनविजिबल जायंट थ्रेड देखी। वो थी लाइफ हैंगिंग थ्रेड। उसी मोमेंट उसकी डिवाइन सी में इल्यूजन ट्रू लोटस सीड साइलेंटली यहाँ पे स्प्राउट हो गया। जो कि मतलब इल्यूजन ट्रू लोटस सीड पता है क्या है? तुम्हारा भाई एक बड़ा खतरनाक चीज़ वो तुम्हारे अंदर से निकाल सकता है। तुम्हें एक डिवाइन लेवल की या शायद इमॉर्टल लेवल की या पता नहीं कौन सी खतरनाक लेवल की कोई चीज़ को कंप्रीहेंड करने में मदद कर सकता है, सीखने में, सिखा देगा तुम्हें वो, ऐसे टाइप की वो हेल्प करेगा। तो वो चीज़ यहाँ पे ग्रो हो गई थी। यहाँ तक कि लैंड स्पीड को भी लग रहा था कि कहाँ कर पाएगा ये, बस एक रैंक 1 क्यूआई रिफाइनमेंट का बंदा कहाँ कर पाएगा। लेकिन भाई जब मतलब मेन प्रोटैगनिस्ट है यार, प्लॉट आर्मर काम करेगा यहाँ पे। देखते हैं। मैग्मा फेरी पैलेस में ड्रैगन टर्टल फायर स्पीड भी सडनली यहाँ पे अवेकन हुआ। अपनी चेस्ट को टच करते ही उसे कंफ्यूज वो फील करा और एक अजीब सा फियर उसने महसूस करा। अगले ही मोमेंट लाइफ हैंगिंग थ्रेड निंगजो के साइड से डिसअपीयर हो गई। निंगजो ने हेड लोवर किया और एक्सप्रेशन लेस हो गया। निंगजो कहता है, इंटरेस्टिंग लिटिल स्टोरी, यानी बहुत अच्छी स्टोरी थी ये। हालांकि ये एक फेरी टेल यानी फॉक टेल टाइप की स्टोरी थी, लेकिन कितना काम कर गई निंगजो के लिए। ऑफ कोर्स यार, चीज़ें हर किसी के लिए अलग पर्सपेक्टिव से काम करती हैं। उसने जेड स्लिप जाओ जेशान को वापस कर दी। जाओ जेशान कहता है, इंडीड काफ़ी मीनिंगफुल स्टोरी है। जाओ जेशान को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसके एक कैजुअल गेस्चर ने निंगजो को इतना ह्यूज अपॉर्चुनिटी भाई दे दिया है। और इसी के साथ सीन अब यहाँ पे दोबारा से शिफ्ट होता है। अब सीन दिखाया जाता है कहीं और ही जगह का। फायर परसिमोन इमॉर्टल सिटी। जू शुआनजी अपने डिवाइन हंटर एक स्मॉल हाउस के सामने खड़े थे। स्लोली डोर को ओपन करा। अगले ही मोमेंट डेंस शैडो टाइडल वेव की तरह बाहर निकली। जाओ यहाँ पे जू शुआनजी की पूरी तरह से उसे एकदम खा लिया उस शैडोस ने। शैडो के हटने के बाद पूरी अलाई डार्कनेस में डूब गई। सॉरी, अलाई कह दिया मैंने, एले, यानी जहाँ पे भी ये घर था पूरी एक शायद कोई खाई के पास होगा या कहीं छुपे हुई जगह पे होगा, वो पूरी जगह डार्कनेस में डूब गई। अंधेरे में अचानक एक पेयर ऑफ गोल्डन आइज चमकी। ये जू श्वानजी की गोल्डन आइज थी। उनकी डिवाइन लाइट ने शैडो को एकदम भाई छेद डाला। हिडन डीमन कल्टीवेटर को लोकेट कर लिया। मिड फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज का डीमन कल्टीवेटर पैनिक नहीं हुआ। वो कोल्ड लाउथ करते हुए सीधा जू श्वानजी पर अटैक कर दिया। बूम आवाज आई। दोनों डेंस शैडोज के अंदर वॉलेंटली यहाँ पे क्लैश हुए। जू श्वानजी एक स्मॉल स्टेप पीछे हुआ, जबकि डीमन कल्टीवेटर शैडोज में और भी तेज पीछे जा गिरा। जू श्वानजी ने चेस नहीं करा, उसे कुछ गड़बड़ फील हुई। डीमन कल्टीवेटर कहता है, लॉर्ड डिवाइन हंटर लॉर्ड जू श्वानजी के लेवल का ही काम है। मैं डिस्गाइज तुरंत देख ली थी, लेकिन क्या आप इसे भी देख सकते हैं? अगले ही मोमेंट काउंटलेस डीमन कल्टीवेटर शैडो से निकले और जू श्वानजी को सराउंड कर लिया। जू श्वानजी ने माना सर्कुलेट करा और एक एक करके सबको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, लेकिन गिरते ही उनकी असली आइडेंटिटी सामने आ गई। वो सब यहाँ पे मैकेनिज्म आर्टिफैक्ट थे, असली के लोग नहीं थे। शैडोज से ये आर्टिफैक्ट बार बार रिसम्बल होते और जू श्वानजी पर अटैक करते। जू श्वानजी अपनी जगह फॉर्मली खड़ा रहा, उसके एंडलेस अटैक को ईजिली डिफेंड करता रहा। शैडो के अंदर असली डीमन कल्टीवेटर को कुछ गड़बड़ समझ आ गई। वो रिट्रीट करने वाला था कि जू श्वानजी की वॉइस सुनाई दी। जू श्वानजी कहता है, लिू यिंग, अब भागने में थोड़ी देर हो गई है। वैसे लू यिंग की स्पाइन में एकदम कोल्डनेस ही आ गई, क्योंकि भाई ये जो शैडो डीमन कल्टीवेटर था, असल में इसका नाम लू यिंग था। वो डेस्परेटली रिट्रीट करने लगा, लेकिन जू श्वानजी ने उसके ट्रू बॉडी को लॉक कर दिया था, एकदम पूरा एकदम लॉक कर दिया और उसके पीछे एकदम पहुंच गया। बूम आवाज़ आई 3 बार। कुछ इंटेंस राउंड के बाद लू यिंग ग्राउंड पर गिर गया। उसकी चेस्ट बोन टूट चुकी थी और लंग्स में डैमेज आ गया था।
लू यिंग कहता है प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं सरेंडर करता हूँ। ज़ू शुआंज़ी स्लोली उसकी तरफ बढ़ा। ज़ू शुआंज़ी कहता है लगता है तुम शैडोज़ का यूज़ करके इन मैकेनिज़्म आर्टिफैक्ट को कंट्रोल कर रहे थे। लू यिंग शॉक्ड हुआ। लू यिंग कहता है क्या लॉर्ड ज़ू ने कुछ मिसअंडरस्टैंड किया है? तो ज़ू शुआंज़ी कहता है नहीं मैं बस अलर्ट हूँ। अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती तो तुम्हारे हाथ से मरने वाले लोग भी इसे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं कहते। लू यिंग की पुपिल थोड़ी-सी कॉन्ट्रैक्ट हो गई। उसने लास्ट डेस्परेट अटैक करा। शैडो पाइथन्स की एक बार टाइप की एकदम वही ज़ू शुआंज़ी के ऊपर अटैक कर गई। लेकिन ज़ू शुआंज़ी के अराउंड 3 फीट के अंदर आते ही शैडोज़ स्नो की तरह मेल्ट हो गए। लू यिंग का फाइनल अटैक भी यहाँ पे फेल हो गया। लू यिंग कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तो सिर्फ मिड फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर हूँ। मैंने मैग्मा फेरी पैलेस एंटर किया था बस, फिर ज़ू शुआंज़ी कैप्चर ने मुझे टारगेट क्यों करा? मतलब वो आप क्यों मुझे कैप्चर करने आ गए? मतलब ज़ू शुआंज़ी द डिवाइन कल्टिवेटर, डिवाइन इन्वेस्टिगेटर, डिवाइन हंटर जो भी कह लो, ये कहाँ से आ गए? मतलब मैंने तो बस गया ही था यार, थोड़ी बहुत सब फ़ायदा उठा रहे थे, मैं भी फ़ायदा उठाने गया, तो इतनी सी बात के लिए आप जैसे मतलब महान लोग आ गए। ज़ू शुआंज़ी ने कोई आंसर नहीं दिया। अगले ही मोमेंट लू यिंग यहाँ पे मर गया। ज़ू शुआंज़ी कहता है फ़िफ्थ। ज़ू शुआंज़ी ने लिस्ट निकाली और लू यिंग का नाम क्रॉस कर दिया। गोल्डन आइज़ के सामने लू यिंग की शैडो यहाँ पे इवेज़न टेक्नीक भी यूज़लेस थी। ज़ू शुआंज़ी ने सस्पेक्ट की रैंकिंग कल्टीवेशन लेवल के बेसिस पर नहीं बल्कि सस्पिशियस और थ्रेट के बेसिस पर बनाई थी। लू यिंग और ब्लैक शैडो डीमन कल्टीवेटर की एबिलिटीज सिमिलर थी। अच्छा, मुझे लगा ब्लैक शैडो डीमन कल्टीवेटर जिसने अटैक करा था मैग्मा फेरी पैलेस के ऊपर वो लू यिंग था, लेकिन असल में वो लू यिंग नहीं है। मुझे ऐसा लगा था क्योंकि भाई लू यिंग इसने नाम लिया ना, लू यिंग कोई और होगा। हालांकि ये भी एक डीमन कल्टीवेटर था। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ज़ू शुआंज़ी को डाउट था कि शायद लू यिंग ने लाइफ हैंगिंग डिवाइन एबिलिटी मास्टर कर ली हो। चांस बहुत लो था, लेकिन ये पॉसिबिलिटी ही उसे फिफ्थ रैंक देने के लिए इनफ थी। ज़ू शुआंज़ी के फायर परसिमन इमॉर्टल सिटी आने से पहले उसने साउथर्न बीन मोनार्क से प्राइवेट मीटिंग करी थी। साउथर्न बीन मोनार्क, अब आगे देखते हैं। साउथर्न बीन मोनार्क ये डिवाइन एबिलिटी, वो यहाँ पे कहता है कि ये डिवाइन एबिलिटी दूसरों को कंट्रोल कर सकती है। किसी पर्सन को जो मतलब जितना बेटर समझा जाए उस पर उतना कंट्रोल स्ट्रांग होता है। और सॉरी यार, मैं थोड़ा-सा आगे का पढ़ दिया था, दोबारा से बोलता हूँ। ज़ू शुआंज़ी के फायर परसिमन इमॉर्टल सिटी आने से पहले उसने साउथर्न बीन मोनार्क से प्राइवेट मीटिंग की थी। साउथर्न बीन मोनार्क कहते हैं ज़ू शुआंज़ी फायर परसिमन इमॉर्टल सिटी पहुंचकर अलर्ट रहना। 3 एंसेस्ट्रल मास्टर ने मैग्मा फेरी पैलेस में लाइफ हैंगिंग डिवाइन एबिलिटी छोड़ी थी। ये डिवाइन एबिलिटी दूसरों को कंट्रोल कर सकती है। किसी पर्सन को जितना बेटर समझा जाए उस पर कंट्रोल उतना ही स्ट्रांग होता है। अगर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज का कल्टीवेटर भी इसे मास्टर कर ले तो गोल्डन कोर कल्टीवेटर भी सीरियस डेंजर में आ सकता है। जू शुआंज़ी शॉक्ड हो गया। जू शुआंज़ी कहता है क्या लाइफ हैंगिंग डिवाइन एबिलिटी दूसरों की फेट को एक्सट्रैक्ट कर सकती है? तो साउथर्न बीन मोनार्क कहता है एग्जैक्टली एक्सट्रैक्ट नहीं, लेकिन ये फेट को एक्यूमुलेट और ओवरलैप कर सकती है बिना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के। अगर कोई कल्टीवेटर की इस एबिलिटी मतलब अगर मान लो कि कोई कल्टीवेटर इस एबिलिटी को मास्टर कर ले तो वो काउंटलेस लोगों को कंट्रोल करके उनकी फेट को अपनी फेट से कनेक्ट कर सकता है। हमारी एम्पायर की फंड हमारी जो हमारा जो एम्पायर है, हमारी एम्पायर की फाउंडिंग एम्प्रेस ने भी इसी एबिलिटी की हेल्प से अपनी पावर बिल्ड की थी। उनके फ्रेंड्स और सबॉर्डिनेट उनके लिए पोइनियर्स बने और डेंजर में खुद को सेक्रीफाइस करते रहे और वो खुद ही एक एम्पायर को बिल्ड कर पाई, यानी जो हमारी फाउंडिंग एम्प्रेस थी। असल में तुम समझ गए होगे, ये जो फायर परसिमन इमॉर्टल सिटी है ना, ये फायर परसिमन सिटी ये पूरी की पूरी बस एक सिटी है। फिर स्टेट आएगा, फिर मल्टीपल स्टेट होंगे और फिर एक पूरा देश होगा जिसे एम्पायर कहा जाता है। और ये पूरा शायद नाम होगा इस पूरे एम्पायर का। और तुम इससे समझो कि जैसे मान लो ये जो साउथर्न मीन मोनार्क है, ये मोनार्क क्या मतलब किस जगह का? ये साउथ वाली जगह का मोनार्क है। ऐसी नॉर्थ वाली जगह होगी, ईस्ट की होगी, वेस्ट की होगी, और ये जो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट इन सबको मिला दोगे तब एक एम्पायर बनेगा। ठीक? अब तुम समझ गए होगे। और अभी हम एक सिटी के ऊपर हैं, तो वर्ल्ड बिल्डिंग तो भयंकर ही लेवल की होगी। आगे देखते हैं। ज़ू शुआंज़ी का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। गोल्डन कोर कल्टीवेटर होने के बावजूद सिटी की ग्रेट फॉर्मेशन के सेपरेशन में भी रियल बैटल में वो ऑलमोस्ट अनमैच्ड था। लेकिन उसे फेट के क्लैश का डर था। हाँ, वो भले किसी को भी हरा सकता हो, अपना जो डिवाइन हंटर है ज़ू शुआंज़ी भले कितना पावरफुल हो मतलब कैसा भी हो ये, लेकिन भाई ये फेट के क्लैश से डर रहा था। अगर फेट वीक हो गई तो यहाँ पे स्मिंगली रैंडम कोइंसिडेंस भी उसके लिए डेडली सिचुएशन क्रिएट कर सकती हैं। ऐसी सिचुएशन में गोल्डन कोर कल्टीवेटर भी ईजिली ट्रैप हो सकता है। समझ रहे हो? कोई भी गोल्डन कोर ईजिली ट्रैप हो जाएगा यहाँ पे।
ली यूंग उसका मेजर सस्पेक्ट था। अब ली यूंग के मरने के बाद जू शुआंजी ने अपना डाउट हटा दिया। जू शुआंजी कहता है, लगता है मैंने ओवरथिंक किया था। ये सस्पेक्ट ऑलमोस्ट सब फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के हैं। ये लोग ऐसी डिवाइन एबिलिटी कैसे कंप्रीहेंड कर सकते हैं? साउथर्न बीन रॉयल फैमिली लाइफ हैंगिंग डिवाइन एबिलिटी यूजर से एक्सट्रीमली अलर्ट रहती है। अगर उनके टेरिटरी में कोई ऐसा पर्सन इमर्ज होता है तो रॉयल फैमिली उसे सीक्रेटली एलिमिनेट करना प्रेफर करती है, ताकि वो ग्रो करके किंगडम के रूल को थ्रेटन ना कर दे। यानी ये जो पूरा किंगडम है ख़त्म ही ना कर दे उसको, है ना? इनहेरिटेंस सेरेमनी के बाद निंगज़ू अपने क्लैन लैंड यहाँ पे लौट आया। उसने आइज़ क्लोज़ करी, अपना स्पिरिट अपर दैंतियान पर फ़ोकस करा। डिवाइन सी में लोटस सीड स्प्राउट हो चुका था और फेंट लाइट एमिट कर रहा था। और ये मत बोलना कि ये जो खतरनाक एबिलिटी है जिसके चक्कर में फटी जा रही है पूरे साउथर्न मीन मोनार्क की, साउथर्न किंगडम की, मतलब साउथर्न किंगडम बोलेंगे या जो भी बोलेंगे यार। देखो एग्ज़ैक्टली मैं भी कह नहीं सकता कि ये एम्पायर क्या है, यानी वो साउथ, ईस्ट, वेस्ट इन सबको मिला के एम्पायर बनता है या किंगडम बनता है, क्या है ये सिस्टम? ये मुझे अभी क्लियर नहीं पता। लेकिन वर्ल्ड बिल्डिंग में तुम समझ ही रहे होगे कि कितना आगे जा सकता है। प्लस जो मैं कहना चाहता हूँ, जिस एबिलिटी से लोग डर रहे हैं जिसका नाम है लाइफ हैंगिंग डिवाइन एबिलिटी, जो दूसरों को एक तरीके से दूसरों को मतलब एक तरीके से इन्फ्लुएंस या मतलब चीज़ों को हैंडल कर सकती है। भाई वो लाइफ हैंगिंग डिवाइन एबिलिटी क्या अपने निंगज़ो के पास है? जो हम जानते हैं निंगज़ो के बारे में, उसके पास जो बुद्धा हार्ट डीमन सील है, वो दूसरों को थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस कर सकता है। जैसे मान लो मुझे गुस्सा आ रहा है, तो मेरे गुस्से में थोड़ा-सा नमक छिड़क के वो गुस्से को और बढ़ा देगा और वो बेकार काम करने पे मजबूर कर देगा, जो गुस्से में बंदे कर देते हैं, इसलिए। तो क्या ये उसी की बात कर रहा है? ये तो भाई नहीं पता, लेकिन देखते हैं ये मतलब बुद्धा हार्ट डीमन सील की बात हो रही है या जस्ट अभी लाइफ हैंगिंग डिवाइन एबिलिटी जो थी वो अपने निंगज़ो ने सीख ली वो लोटस सीड की वज़ह से, क्या पता। अब देखते हैं आगे का सीन। निंगज़ो। निंगज़ो के माइंड के अंदर यहाँ पे वो जो लोटस सीड था वो स्प्राउट तो हो चुका था, यहाँ तक कि उसका एक पौधा भी निकल आया था। स्प्राउट मीन्स ऐसा मान लो जो चने के अंदर से वो जो पौधा निकल आता है ना जब भिगो के रखते हैं, तो वैसा हो चुका था। निंगज़ो कहता है लाइफ हैंगिंग डिवाइन एबिलिटी का एम्ब्रोयो यानी वो एक सिंबल। निंगज़ो को समझ आ गया कि ये डिवाइन एबिलिटी एक्चुअली क्या करती है। डिवाइन एबिलिटीज़ का पावर और मिस्ट्री नॉर्मल माना से काफ़ी बियॉन्ड होता है, क्योंकि ये वर्ल्ड के डीपर प्रिंसिपल को समझने पर बेस्ड होती हैं। निंगज़ो को लगा कि फेरी टेल से इंस्पायर्ड होकर उसने कुछ एसेंस समझा और इल्यूज़न ट्रू लोटस सीड यहाँ पे स्प्राउट हो गया। लेकिन एक्चुअली वो सिर्फ़ एक यहाँ पे कैटलिस्ट था। मेन रीज़न था निंगज़ो का सोसाइटी, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन थॉट को डीपली समझना। ये सारी अंडरस्टैंडिंग सेज मास्टर्स स्टोरी के इन्फ्लुएंस में सडनली यहाँ पे क्वालिटिव चेंज से गुजरी और इल्यूज़न ट्रू लोटस सीड के फाउंडेशन पर लाइफ हैंगिंग डिवाइन एबिलिटी का एम्ब्रॉय स्प्राउट हो गया। यानी वो जो लोटस सीड था वो किसी भी डिवाइन एबिलिटी को कंप्रीहेंड करने में हेल्प करता था। तो वो जब कंप्रीहेंड करता है तो कोई भी डिवाइन एबिलिटी हो सकती है। इससे ये वाली मिल गई लाइफ हैंगिंग डिवाइन एबिलिटी। और ऑफ कोर्स इसको यही मिलनी भी चाहिए थी, क्योंकि उसने क्या बोला था साउथर्न विंड मोनार्क ने कि मैग्मा फेरी पैलेस के अंदर ये एबिलिटी कैद है। तो हो सकता है कि यही वाली मिलेगी। ऑफ कोर्स ये स्प्राउट भी तो मैग्मा फेरी पैलेस से ही आया है। आगे देखते हैं, क्योंकि ये रियलाइजेशन नेचुरली उसके अंदर से आई थी। एबिलिटी कंप्रीहेंड करते ही निंगज़ो को यहाँ पे इंस्टेंटिकली उसके उसके यूसेज समझ आ गए। निंगज़ो कहता है अगर हान मिंग की फेट थ्योरी करेक्ट है तो शायद युआन डशेंग को डिफीट करने के बाद ये मेरी फेट फ्लैशरिंग का अपॉर्चुनिटी है। गोल्डन ब्लडेड वॉर एप डशेंग को उसने काउंट नहीं किया। उसका मेन मटेरियल युआन डशेंग का मतलब युआन डशेंग की लाश थी, इसलिए वो नेचुरली निंगज़ो का ही था। अपॉर्चुनिटीज़ यूजुअली बहुत ही एक तरीके से एक्सक्लूसिव होती हैं। एक ही स्टोरी किसी नॉर्मल पर्सन के लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट होती है और किसी पर्सन के लिए दूसरे मतलब कुछ अलग ही चीज़ बन जाती है, अपॉर्चुनिटी बन सकती है। वही बात है, पर्सपेक्टिव की बात है। अगर अपॉर्चुनिटी तुम्हारी नहीं है तो सामने होने के बाद भी तुम उसे कुछ कर नहीं सकते, मतलब तुम्हें वो मिलेगी नहीं। निंगज़ो यहाँ पे प्रोएक्टिवली निंग शोरेन के पास गया। निंग शोरेन कहता है लिटिल ज़ो क्या हुआ? निंगज़ो ने अपनी इंटेंशन बताई। निंग शोरेन की स्माइल थोड़ी सी स्टिफ हो गई। निंग शोरेन कहता है तुम कह रहे हो कि तुम अंकल को फॉरगिव करना चाहते हो यानी छोड़ना चाहते हो? निंगज़ो कहता है हाँ। निंगज़ो कहता है इन पास्ट फ्यू डेज़ मैं इस मैटर को लेकर काफ़ी यहाँ पे डिस्टर्ब था। बहुत सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि मैं उन्हें फॉरगिव करूँगा। आफ्टर ऑल वो इस वर्ल्ड में मेरे क्लोसेस्ट रिलेटिव हैं, मेरे डियर अंकल हैं। निंग शोरेन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो इतने दिन से निंगज़ो का ट्रस्ट और फ़ेवर जीतने की कोशिश कर रहा था ताकि निंगज़ो उसे अपना मतलब सबसे रिलायबल पर्सन समझे। निंग शोरेन कहता है लिटिल ज़ो तुम जेन्युइनली काइंड हार्टेड हो। मोस्ट पीपल ऐसे अंकल को कभी फॉरगिव नहीं करते, लेकिन तुमने कर दिया। मैं तुमसे इम्प्रेस्ड हूँ। निंगज़ो यहाँ पे स्माइल करता है। निंगज़ो कहता है आफ्टर ऑल ब्लड इज़ अ थिकर दैन वाटर। अंकल
और मैं, फैमिली ही तो हैं। निंग्ज़ो आगे कहता है, बस उन्हें पास्ट 16 ईयर में मुझसे जो स्पिरिट स्टोन और रिसोर्स यहाँ पे लिए थे, वो सब मुझे रिटर्न करने होंगे बस। बाकी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप उन्हें आज़ाद कर दो और यहाँ पे फ़ॉरगिव कर दो बस, बाकी वो सब मुझे रिटर्न कर देंगे। और भाई ये लाइन सुनते ही अब निंग शाओरेन का मुँह बन गया, क्यों? निंग शाओरेन को तुरंत समझ आ गया कि निंगज़ो यहाँ एक्चुअली किस काम से आया है। अंदर ही अंदर उसने कंप्लेन किया, ये बच्चा सीधा बात करके मुझे हार्ट अटैक क्यों नहीं दे देता? मतलब सही बात है भाई, सीधा बात करे ना, ऐसी बातें क्यों करता है? निंगज़ो ने डीपली यहाँ पे रिस्पेक्ट दी। निंगज़ो कहता है, यंग क्लैन लीडर प्लीज़ आप ही डिसाइड कीजिए। निंग शाओरेन ने सोचा ये रीज़नेबल डिमांड है। निंग शाओरेन कहता है, लिटिल ज़ुओ मैं तुम्हारे लिए डिसीज़न लूँगा। कुछ ही देर बाद दोनों क्लैन की प्राइवेट प्रिज़न में पहुँच गए। यानी निंग ज़ुओ और अपना निंग शाओरेन प्राइवेट प्रिज़न जेल के अंदर पहुँचे। वहाँ यहाँ पे अपना अंकल कैद था। निंग शाओरेन को देखते ही अंकल को लगा कि वो उसे रिलीज़ करने आया है, इसलिए वो जल्दी से सेल के पास, यानी जो उसे बेड़ियाँ-वेड़ियाँ बंधी हुई थी और वो जो लोहे की सेल होती है उसके पास आ गया। जहाँ पे सरिया लगी होती है लोहे की, उनके पास आ गया। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट निंगज़ो ने अपनी इंटेंशन बता दी। निंगज़ो कहता है, अंकल मैंने सब कुछ सोच लिया है। आप अभी भी मेरे डियर अंकल हो और मैं नहीं चाहता कि आप सफ़र करें। अगर आप एग्री करते हो कि पास्ट ईयर में मुझसे जो भी स्पिरिट स्टोन, रिसोर्स जो मेरे थे उनको आपने ले लिया था, वो सब आप रिटर्न कर दोगे, तो मैं आपको फ़ॉरगिव कर दूँगा और आपके अगेंस्ट कंप्लेंट नहीं करूँगा। अंकल की आईज़ शॉक में एकदम वाइड हो गई। उसने निंगज़ो को देखा, फिर तुरंत ही निंग शाओरेन की तरफ देखा। निंग शाओरेन निंगज़ो के पीछे खड़ा था और अंकल को एकदम भाई देखे जा रहा था। जैसे कह रहा हो, गलती मत करना वरना बाद में रिग्रेट करोगे। अंकल फ्रस्ट्रेशन में ट्रम्बल करने लगा। उसने निंगज़ो के स्पिरिट स्टोन या रिसोर्स नहीं लिए थे। निंग शाओरेन ने उसे कभी दिए ही नहीं थे तो लेता कहाँ से? लेकिन वो ट्रुथ ओपनली रिवील नहीं कर सकता था। निंगज़ो की करंट स्टेटस देखकर वो जानता था कि क्लैन उसे हाईली वैल्यू करता है और खुद निंग शाओरेन भी उसका फेवर जीतने की कोशिश कर रहा है। अंकल ने एक लंबी सांस ली और दांतों को दबाया। अंकल कहता है, ऑल राइट मैं तुम्हें रिपे ज़रूर करूँगा। तो निंगज़ो कहता है, थैंक यू अंकल। निंगज़ो स्माइल करा और निंग शाओरेन को एकदम रिस्पेक्ट दी। निंगज़ो कहता है, थैंक यू यंग क्लैन लीडर, मेरे लिए जस्टिस अपहोल्ड करने के लिए। निंग शाओरेन लाउडली हँसा और निंगज़ो के शोल्डर पे हाथ रखा। लेकिन अंदर से अपना निंग शाओरेन सोच रहा था, ये बच्चा वेल्थ को लेकर कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड है यार। अंकल के माइंड में भी सिर्फ एक थॉट था, व्हाट अ जस्टिस। सही बात है। निंग्ज़ ऑलरेडी एक्सप्लोसिव फ्लेम मंकी बिजनेस में प्रॉफिटेबल शेयर कर रखता था, जिसमें उसकी अर्निंग्स का 40% फाइशी को जाता था। उसके पास ऑलरेडी प्लान एक तरीके से पेनल्टी ऑफ रिसोर्स थे। उसे इन नॉन एग्जिस्टेंट फंड की कोई नीड नहीं थी। लेकिन निंग शाओरेन को एक तरीके से रीअश्योर करने और अपनी मनी माइंडेड इमेज स्ट्रॉन्ग करने के लिए निंग्ज़ो ने जानबूझकर रिएक्ट किया था। कुछ डेज़ बाद निंगज़ो ने निंग शाओरेन को गुड बाय कहा। निंगज़ो कहता है, यंग क्लैन लीडर मैं कुछ टाइम के लिए घर वापस जाना चाहता हूँ। निंग शाओरेन निंगज़ो के ये जो क एक खतरनाक तरीके से खाना-पीना से ऑलरेडी एकदम फेड अप था। क्योंकि भाई निंगज़ो ना दबा के खाता था और सस्ती चीज़ें बिल्कुल नहीं खाता था निंगज़ो, एकदम महँगी-महँगी चीज़ें खाता था। इसलिए एकदम दिमाग खराब था निंग शाओरेन का। निंगज़ो उसके रेसिडेंस में खाता-पीता, उसके बेड पर सोता और पेमेंट भी नहीं लेता था, बस पेमेंट का नाम नहीं देता था। खुद से कुछ पे नहीं करता था। सारा बिल अपने निंग शाओरेन के ऊपर जाता था। निंगज़ो ने अंकल के फैमिली से टाइज़ कट कर लिए थे, इसलिए निंग शाओरेन ने पहले ही एक तरीके से रिलुकेंट होने का ड्रामा किया था। लेकिन निंगज़ो के बार-बार रिक्वेस्ट करने के बाद आखिरकार निंग शाओरेन ने एग्री कर ही दिया कि ले भाई जा तू जा, वरना ऐसे ही खाता रहेगा। वैसे निंगज़ो ने पक्की बात है यहाँ पे ऐसा गेम खेला हुआ दिखाने के लिए कि वो खा रहा है। उसे पता था ये सब करूँगा तो पक्की बात है किसी न किसी दिन, थोड़ी देर के लिए सही लेकिन भेज तो देगा ये मुझे बाहर, अपने घर में मतलब। अब आगे का सीन देखते हैं। निंगज़ो तो अब यहाँ से निकल चुका था। निंगज़ो के पीछे 4 गार्ड यहाँ पे क्लोज़ली उसे फ़ॉलो कर रहे थे। इनमें से 2 किवाई रिफाइनमेंट रेलम के यानी रैंक 1 के थे और 2 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के थे यानी रैंक 2 के थे, जिन्हें निंग फैमिली ने उसकी सिक्योरिटी के लिए भेजा था। निंगज़ो अब निंग फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका था। मैग्मा फेरी पैलेस से एक्सप्लोरेशन में वो ह्यूज हेल्प कर रहा था, इसलिए फैमिली की अटेंशन इन 4 गार्ड से मतलब 4 गार्ड से क्लियर ही थी कि भाई निंगज़ो की प्रोटेक्शन के लिए इनको रखा गया है। निंग फैमिली रेसिडेंस से निकलने के बाद निंगज़ो सीधा घर नहीं आया। वो कई स्टोर्स में गया, स्पेशल ब्रिक्स, एरे प्लेट्स, फॉर्मेशन के लिए डिफरेंट आइटम परचेज़ करे। चारों गार्ड्स ने देखा और यहाँ पे टेलीपैथी से बात करी। गार्ड कहता है ये निंगज़ो अपना कल्टीवेशन सीक्रेट रूम बनाना चाहता है।
ऐसे सीक्रेट रूम में स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन होती है और डिवाइन सेंसेस भी ब्लॉक हो सकती हैं। फ्यूचर में हम इसे मॉनिटर कैसे करेंगे यार? मैजिक आर्टिफैक्ट यूज़ करना पड़ेगा, ऑब्वियस होगा फिर तो इसे मॉनिटर करने के लिए। तो दूसरा गार्ड कहता है यंग क्लैन लीडर को रिपोर्ट कर देते हैं कि ये ऐसा कर रहा है। तो दूसरा बंदा कहता है वैसे किड सच में यार लोडेड है। यंग क्लैन लीडर का फेवर और 3 फैमिलीज़ के कंबाइंड रिसोर्स मिल रहे हैं इसको, तो रिच तो होना ऑब्वियस ही है। परचेज़ कंप्लीट होने के बाद निंग ज़ुओ ने यहाँ पे हेवीली स्पेंड करके एक एरे मास्टर को हायर करा। मॉर्निंग में रेसिडेंस से निकलने के बाद आफ्टरनून तक उसके बेडरूम में एक नया स्मॉल पार्टीशन बन गया था। पूरा पार्टीशन स्टोन ब्रिक्स से बना था। स्टोन डोर लेफ्ट एंड राइट स्लाइड होता था और मानव डिवाइन सेंसेस से कंट्रोल किया जा सकता था। लेकिन फॉर्मेशन अभी कंप्लीट नहीं थी, इसलिए उसकी डिफेंसिव पावर बहुत लो थी। 2 क्यूआई रिफाइनमेंट गार्ड कोर्टयार्ड और बाहर के एरिया में कंटिन्यूअसली पेट्रोल कर रहे थे। 2 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर भी पोजीशन ले चुके थे, एक हिडन था और दूसरा निंगजो के रियर डोर पर गार्ड कर रहा था। रात होते ही निंगजो ने आइस को ओपन करा, वो क्वाइटली एकदम उठा और एक स्विच एक्टिवेट करा और अंडरग्राउंड वर्कशॉप में एंटर कर गया। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कहता है, इतना यंग? उसने नोइंगली स्माइल करा। निंगजो ने वर्कशॉप को केयरफुली चेक किया था। उसने कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस को ऑब्जर्व किया, जैसे देख रहा हो कि कोई चीज़ चेंज हुई है या नहीं। उसके डिडक्शन मतलब मेजरमेंट्स थे। अगर कोई अंदर आता तो इन जगहों पर चेंजेस ज़रूर होते, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं हुआ। 2 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर की डिवाइन सेंसेस मॉनिटरिंग के बावजूद निंगजो ने रिलीफ की सांस ली। उसकी आईब्रोज रिलैक्स हो गए और पूरा बॉडी कंफर्टेबल हो गया। वो रूम में कैजुअली घूमा और चीज़ों को टच किया और ऐसे बिहेव किया जैसे फाइनली अपने सेफ मतलब घर में लौट आया हो। चेयर पर बैठकर उसने यहाँ पे लेज़िली अपने आप को स्ट्रेच करा और एकदम लाउडली एकदम यॉन करा। वो तो रहता नहीं एकदम बहुत लंबी साँस लेने से टाइप का। थोड़ी देर बाद रेस्ट करने के बाद वो स्लोली उठा। उसने स्टोरेज बैग से एक मेडिटेशन मैट निकाली और रूम के सेंटर में बिछा दी। फिर क्रॉस लेग्ड बैठकर कुछ बॉटल ऑफ एलेक्सर भी सामने रख दी। मेडिटेशन मैट और एलेक्सर देखकर दोनों फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट गार्ड जेलस हो गए। निंगजो सिर्फ क्यूआई रिफाइनमेंट रेलम में था, लेकिन 3 फैमिली जॉइंट रिनोवेशन टीम में उसकी इंपॉर्टेंस की वजह से उसके पास ह्यूज रिसोर्स थे। कल्टीवेशन स्टार्ट करने से पहले निंगजो ने थोड़ा सा सोचा और चेस्ट से एक हैंडकर चीफ निकाला। हैंडकर चीफ स्नो जैसा वाइट और बिल्कुल प्लेन था। निंगजो ने उसमें अपना माना इंजेक्ट करा और अगले ही मोमेंट हैंडकर चीफ से क्लाउड निकलने लगे। निंगजो को एकदम सराउंड कर लिया। क्लाउड यहाँ पे ग्रेजुअली थिक हो गए और कुछ ही देर में निंगजो को कंप्लीटली कवर कर दिया। दोनों फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर की आईब्रोज यहाँ पे एक अजीब सी हो गई। उन्होंने टेलीपैथी से बात करी। एक गार्ड कहता है ये फ्लोटिंग क्लाउड हैंडकर चीफ है ना, वही लग रहा है ना? तो दूसरा कहता है हाँ हाँ, ये फ्लाइंग क्लाउड कंट्री में प्रोड्यूस होता है। निंगजो के पास ही कहाँ से आ गया? तो बंदा कहता है हो सकता है उसकी मदर की रेलिक हो। रिकॉर्ड्स में था कि उसकी मदर मेंग याओयिन फ्लाइंग क्लाउड कंट्री से थी। 1 मिनट यार, उसकी मदर का क्या नाम था? मेंग याओयिन। मेंग? क्या पता, देखते हैं यार। गार्ड कहता है ओह राइट, तो ये वही होगा। अब हम उसकी कल्टीवेशन सिचुएशन सेंस ही नहीं कर सकते क्योंकि क्लाउड ने उसे कवर कर लिया है। फ्लोटिंग क्लाउड विजन को हाइड करता है और इसका कंसीलमेंट स्ट्रांग है, इसी वजह से फेमस है। तो गार्ड कहता है कोई मैटर नहीं है, हमारा मेन टास्क निंगजो की सेफ्टी इंश्योर करना है, मॉनिटरिंग प्रायोरिटी नहीं है। मॉर्निंग में यंग क्लैन लीडर को रिपोर्ट कर देंगे। गार्ड के गेस के अकॉर्डिंग ही फ्लोटिंग क्लाउड हैंडकर चीफ एक्चुअली निंगजो की मदर की रेलिक थी। इससे निकले क्लाउड एकदम एक्सीलेंट और कंसीलमेंट प्रोवाइड करते थे। इन क्लाउड के अंदर निंगजो की कल्टीवेशन सिचुएशन लीक होना बहुत डिफिकल्ट था। अगर कोई गोल्डन आइस से भी उसे देखने की कोशिश करता तो क्लाउड रैपिडली कंज्यूम होते और निंगजो को इनफ वार्निंग मिल जाती। लेकिन रिस्क कंप्लीटली ख़त्म नहीं हुआ था। कल्टीवेशन वर्ल्ड में काउंटलेस स्पेल होते हैं, टेक्निक होती है, टैलेंटेड कल्टीवेटर होते हैं और हो सकता है कि बिना क्लाउड को डिस्टर्ब किए कोई उसे देख रहा हो, ट्रू सिचुएशन को देख सकता हो। निंगज़ुओ इस पॉसिबिलिटी को ऑलरेडी कंसिडर कर चुका था, लेकिन उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी। 4 मेजर पावर के पास मैसिव रिसोर्स थे और रिनोवेशन टीम की ओवरऑल कल्टीवेशन रैपिडली इंप्रूव हो रही थी। उसकी पुरानी डिफेंसिव मेजर्स अब इनफ नहीं थी। ऊपर से ज़ू शुआंज़ी की कंटिन्यूअस इन्वेस्टिगेशन ने प्रेशर और बढ़ा दिया था। निंगज़ुओ कहता है मुझे टाइम सीज़ करना होगा। सिर्फ डिफेंस करते रहना इवेंचुअली डिफीट का रीज़न बनेगा। चाहे वो 10 साल में परफेक्ट एंटी सर्विलेंस बैरियर बना ले, एक दिन वो भी टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है। निंगज़ो को सबसे पहले मैग्मा फेरी पैलेस सिक्योर करना था, इसलिए कुछ रिस्क लेना अनअवॉइडेबल था। डीमन इन्फ्यूज़ ब्लड लाइन टेक्निक एसेंस ब्लड रिफाइन करती है। 5 एलिमेंट की वाई रेगुलेशन 8 माना को एब्जॉर्ब और कल्टीवेट करती है। और मिरर स्टैंड स्पिरिट कम्युनिकेशन टेक्निक डिवाइन सेंस को स्ट्रेंथन करती है।
डीमन इन्फ्यूज ब्लड लाइन टेक्निक, एसेंस ब्लड रिफाइन करती है, मीन्स तुम्हारी चेस्ट वाली टेक्निक है तुम्हारे ब्लड और हार्ट के लिए। दूसरी है 5 एलिमेंट की वाई रेगुलेशन आर्ट, जो कि मेन कल्टीवेशन टेक्निक है, जो तुम्हारे दंतियान के अंदर होती है, माना एब्जॉर्ब करना और सर्कुलेट करने में मदद करती है। फिर तुम्हारे दिमाग के लिए आती है मिरर स्टैंड स्पिरिट कम्युनिकेशन टेक्निक, डिवाइन सेंसेस को स्ट्रेंथन करती है। ठीक है, वैसे नॉर्मल नॉर्मल कल्टीवेशन के अंदर हमेशा एक ही दंतियान होता है, तुम्हारा पेट, बस वही होता है मेन, लेकिन यहाँ पे 3 है। ठीक है, निंग्स वो तीनों टेक्निक को अल्टरनेट करके प्रैक्टिस करने लगा और कंटिन्यूसली प्रीशियस एलेक्सर कंज्यूम करता रहा। उसके नीचे वाली मेडिटेशन मैट भी थ्री फैमिली अलायंस की तरफ से दिया गया। यहाँ पे एक तरीके से मैजिक आर्टिफैक्ट था जो कल्टीवेशन स्पीड बूस्ट अप करती थी। तीनों कल्टीवेशन के साथ प्रोग्रेस करना, नहीं तीनों टेक्निक के साथ प्रोग्रेस करना विजुअली मतलब क्लियरली विजिबल था। निंग्ज़ो कहता है कल्टीवेशन टेक्नीक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं स्पेल्स प्रैक्टिस नहीं कर सकता और न्यूली ऑब्टेन डिवाइन एबिलिटी प्रोटोटाइप को टेस्ट भी नहीं कर सकता। लाइफ हैंगिंग डिवाइन एबिलिटी के प्रोटोटाइप को टेस्ट करने के थॉट उसे रेस्टलेस कर रहे थे, यानी एकदम भाई वो कर रहे थे, एकदम इच्छा जगा रहे थे कि अरे यार प्रैक्टिस कर लूँ, अरे यार प्रैक्टिस कर लूँ। लेकिन करंट सिचुएशन में उसे पेशेंस रखनी ही थी। फार परसिमन माउंटेन के पीक पर रोलिंग क्लाउड के बीच मैंग चोंग भी कल्टीवेशन कर रहा था। सीन यहाँ पे शिफ्ट हो चुका था, वो एयर में फ्लोट कर रहा था, आइस क्लोज थे और अभी भी डीप स्लंबर में था। करंट फायर परसिमन इमॉर्टल सिटी लॉर्ड मैंग कुई मैंग चोंग के ऊपर एकदम एकदम होवर कर रहा था, यानी उड़ रहा था और उसके हेड पर हैंड रखे हुए था। मैंग कुई ने अपना माना सर्कुलेट करके अपनी एसेंस ब्लड मैंग चोंग की बॉडी में ट्रांसफर कर दी। मैंग चोंग उसका ग्रैंडसन था और दोनों की ब्लड लाइन सेम थी, इसलिए मैंग कुई की एसेंस ब्लड नेचुरली एब्जॉर्ब हो सकती थी। मैंग चोंग को ह्यूज बेनिफिट मिला, उसकी सुनने की, आईज की और देखने वेखने सबकी एकदम भाई चीक बोन एकदम सब विजिबल हो गए, एकदम पावर और अप हो गई। लेकिन मैंग कोई खुद विजिबली वीक हो रहा था। वो नॉनसेंस सोल स्टेज कल्टीवेटर था, लेकिन उसका मेन फोकस माना कल्टीवेशन पर था। बॉडी कल्टीवेशन पर उसने ज़्यादा इफेक्ट या एफर्ट नहीं लगाया था। फिर भी नॉनसेंस सोल कल्टीवेटर का बॉडी नॉर्मल गोल्डन कोर बॉडी से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। प्रॉब्लम थी कि मैसिव एसेंस ब्लड लॉस है। मैंग कुई की एसेंस ब्लड को हेवनली मतलब एक तरीके से प्यूरिफाई करना पड़ता था और उसका सिर्फ स्मॉल पोर्शन मैंग चोंग एब्जॉर्ब कर पाता था। लॉस एक्सट्रीमली हाई था, लेकिन इस प्रोसेस में मैंग चोंग की एसेंस ब्लड प्योर रह सकती थी। मैंग को ये करना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास चॉइस नहीं थी। थ्री फैमिली अलायंस मैग्मा फेरी पैलेस की एक्सप्लोरेशन में रैपिडली प्रोग्रेस कर रही थी। मैंग चोंग अभी भी रूम 3 में ट्रैप्ड और अनकॉन्शियस था, इसलिए मैंग कुई को एक्शन लेना पड़ा था। मैंग कुई कहता है मैंग चोंग मेरे ग्रैंडसन, तुम मैग्मा फेरी पैलेस के न्यू मास्टर बनोगे, जल्दी से अवेकन हो जाओ, यानी ब्लेस लैंड तुम्हारा हो जाएगा। मैंग चोंग स्लोली आइज को ओपन करता है। मैंग चोंग कहता है ग्रैंडफादर मैं। मैंग कुई कहता है यानी अपना सिटी लॉर्ड, आइज क्लोज करो, रेस्ट करो, प्रॉपर्ली रिकवर करो। कल्टीवेटर्स अपनी एसेंस, एनर्जी और स्पिरिट को बहुत वैल्यूबल मानते हैं। मैंग कुई ने मैंग चोंग की एसेंस को कंटिन्यूसली रिप्लेनिश किया था, फिर फाइनली वो रुक गया। उसका फेस सफ़ेद हो गया था, आइज भी स्लाइटली डल लगने लगी थी। फ्रीडम मिलने के बाद भी मैंग चोंग ने रूम 3 में जो हुआ था वो सब एक्सप्लेन करा। मैंगकुई को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि गोल्डन बैटल एप डैशहैंग किसी और कंपटीटर का सेटअप था। थोड़ी देर अपनी बियर्ड को एकदम थोड़ा-सा स्ट्रोक करने के बाद, ऐसे सहलाने के बाद अपने सिटी लॉर्ड यानी मैंगकुई ने कहा, तुम्हारी मार्शल स्किल्स मैकेनिकल मंकी से काफ़ी वीक हैं। स्पेशल ट्रेनिंग के बाद भी गैप क्लोज़ करने में बहुत टाइम लगेगा। सिटी लॉर्ड आगे कहता है तुम्हारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है और इनिशिएटिव तुम्हें ही लेना होगा। मेरे पास एक मेथड है जो गैप को क्विकली क्लोज कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा पेनफुल होगा। मैंग चोंग एक्साइटेड हो गया। मैंग चोंग कहता है ग्रैंडफादर मुझे पेन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या मेथड है ये बताइए। तो मैंग कोई कहता है यानी सिटी लॉर्ड, थंडर स्ट्राइक। मैंग चोंग कहता है मैं किस चीज़ को स्ट्राइक करूंगा। मैंग क्वीन ने हेड शेक करा और कहा तुम्हें स्ट्राइक किया जाएगा, मीन्स ये है यानी तुम्हारे ऊपर स्ट्राइक होगा। मैंग चोंग कहते हैं ये क्या। मैंग चोंग कुछ देर बोल पाता, उससे पहले ही थंडर की क्लाउड साउंड आई और ब्लू लाइटनिंग के क्लाउड सीधा उसके ऊपर गिरे, बूम। लाइटनिंग डायरेक्टली मैंग चोंग पर स्ट्राइक हुई। वो वहीं पे शॉक हो गया, उसका पूरा बॉडी ब्लैक एकदम ब्लैक ब्लैक काला काला सा हो गया। हेयर्स एकदम खड़े हो गए और हल्का सा स्मोक निकलने लग गया। रंबल आवाज आई, क्लाउड के अंदर कंटिन्यूसली थंडर घूमता रहा। मैंग चोंग अपने दांतों को दबा के पेन को सहता रहा। गोल्डन गोल्डन ब्लड बैटल एप डशैंग की इमेज को रैपिडली अपने माइंड में रिकॉल करता रहा कि यार उस मंकी से लड़ूंगा, रूम 3 को क्लियर करूंगा, रूम 3 से निकलना है मुझे। ऐसे अपने आप को मोटिवेट करता रहा। मैंगचोंग कहता है मैं इसे मास्टर करके रहूंगा, मैं अपनी लॉस्ट हॉनर वापस लाऊंगा।
निंग फैमिली मैंशन, अब सीन शिफ्ट होता है। निंग फैमिली मैंशन में निंग शाओहुई भी स्पेशल ट्रेनिंग कर रही थी। उसने अपने दोनों हैंड्स आइस से भरे बेसिन में डाल दिए। इंस्टेंटली फ्रीजिंग फोर्स उसके बोन्स तक पहुंच गई। उसका फेस सफ़ेद हो गया, बॉडी यहाँ पे ओकेजनली ट्रम्बल करने लग गई। उसकी ग्रैंड मदर पास खड़ी स्ट्रिक्ट टोन में इंकरेज कर रही थी। ग्रैंड मदर कहती है, होल्ड ऑन शाहुई, होल्ड ऑन। तुम्हारे टैलेंट आइस फैट, सॉरी फेट नहीं फैट, यानी बड़ा सा मोटा आदमी फैट। आइस फैट जेड हैंड निंगजो को सप्रेस करने का बेस्ट मेथड है। सॉरी, सप्रेस कर रहा हूँ, सरपास करने का, यानी तुम्हें निंगजो से आगे निकलना है तो निंगजो से आगे निकलने के लिए ये आइस फैट जेड हैंड बहुत काम के हैं। निंगजो का टैलेंट अभी भी प्रॉपरली मेजर नहीं हुआ है, और मान लो मेजर हो भी गया तो उसे फर्दर डेवलप करने का मैच्योर होने में टाइम और मेथड शायद ना हो। लेकिन तुम डिफरेंट हो। आइस फैट जेड हैंड्स हमारे फैमिली में मल्टीपल टाइम्स अपीयर हो चुके हैं। ये फैमिली का एडवांटेज है, हमारी ब्लड लाइन सेम है, कल्टीवेशन टेक्निक और रिसोर्स भी सिमिलर हैं। आइस फैट जेड हैंड को कल्टीवेट करने के काउंटलेस मेथड हैं जो हमारे एंसेस्टर ने ग्रेजुअली डिस्कवर किए हैं। निंग शाओही ने डिटर्मिनेशन के साथ कहा, आई अंडरस्टैंड ग्रैंडमा। आइस फैट जेड हैंड हमेशा मेरी बिगेस्ट एडवांटेज भी है। आगे कहते हैं अपनी निंगशा हुई स्पेशल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद निंगजो मेरे लिए क्या ही है ना। अब सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है जाओ फैमिली के अंदर। जाओ फैमिली में जाओ जुशैन मल्टीपल ट्यूब्स में कनेक्टेड था। मेडिकल लिक्विड कंटिन्यूसली इसकी बॉडी में फ्लो कर रहा था, वो फुल एफर्ट से कल्टीवेशन कर रहा था। जेंग फैमिली के अंदर सीन शिफ्ट हुआ जेंग जियान मैकेनिकल पपेट्स के साथ कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर रहा था, पूरी तरह से ट्रेनिंग में एकदम लगा हुआ था। मैग्मा फेरी पैलेस के लिए स्ट्रगल काफ़ी पहले स्टार्ट हो चुका था और अब बैटल और भी इंटेंस स्टेज पर एंटर कर चुकी थी। अब देखते हैं, रात और गहरी हो गई। युआन अर यानी अपने मंकी हेड गैंग का लीडर युआन अर बेड पर बार बार साइड चेंज कर रहा था, लेकिन प्रॉपरली सो नहीं पा रहा था। युआन डशन की डेथ के बाद हर रात उसके लिए ऐसे ही थी। उसे एम्प्टी और इनसिक्योर फील होता था। युआन अर कहता है, अंकल डशन का मैकेनिज्म अभी तक रेडी क्यों नहीं हुआ। टुमोरो, कल मैं निंगजो को फाइंड करूंगा और पूछूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है मैग्मा फेरी पैलेस के अंदर। गोल्डन ब्लडेड वॉर एप यानी अपने युआन डशैंग यानी अंकल मंकी यही कह लो, क्वाइटली रूम 3 में यहाँ पे क्राउच किए बैठे थे। इनएक्टिव होने पर वो स्टोन और ब्रिक्स के बीच इतना परफेक्टली ब्लेंड था कि उसे अलग से आइडेंटिफाई करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था। ऐसा लग रहा था दीवार का ही हिस्सा है ये चीज़। हर किसी के बारे में बताया जा रहा है। कोई नहीं, इसी के साथ एपिसोड करते हैं ख़त्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।